अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम ज़िया। मुझे मालूम है आप में से बेतहाशा बच्चे भी परेशान चल रहे हैं रिगार्डिंग एनईडी मेरिट लिस्ट के। काफी सारे बच्चों के मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे थे बेतहाशा। मेरे पास व्हाट्सएप मेरा पूरा फ्लड हुआ हुआ था कि भाई कुछ मैसेजेस से, जिनमें से अक्सर बच्चे समझना चाह रहे थे कि सर मेरिट लिस्ट कैसे वर्क करती है। बहुत सारे बच्चे इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि सर किस तरीके से, अगर मेरी मेरिट कम है, मेरा 60s के अंदर मेरिट है, मेरा 70s के अंदर मेरिट है, तो क्या मुझे एनईडी के अंदर एडमिशन मिल सकता है। या बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन था कि सर मेरा 70s के अंदर मेरिट है, क्या मुझे सेल्फ या स्पॉन्सर पे सीट मिल सकती है। बहुत सारे बच्चों का ये एडमिशन क्वेश्चन था कि सर सेल्फ या स्पॉन्सर के ऊपर मैं कब तक पैसे जमा करवा सकता हूँ, क्या मैं अभी भी एडमिशन ले सकता हूँ सेल्फ या स्पॉन्सर के ऊपर। अक्सर बच्चों का एक क्वेश्चन मेरे पास था कि सर अगर मेरा लो मेरिट है तो क्या मुझे गैप ईयर लेना चाहिए अगर मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं मिलती है, कंप्यूटर साइंस नहीं मिलती है। काफी सारे बच्चे डिफरेंट फील्ड्स को लेके परेशान चल रहे थे कि सर वो अगर सीएस नहीं मिलती तो क्या मैकेनिकल ले लें, इलेक्ट्रिकल ले लें, क्या इनका दुनिया में वाकई में कुछ स्कोप होता है। और काफी सारे बच्चों का तो ये क्वेश्चन था कि सर मैं कराची बोर्ड से बिलोंग नहीं करता, मैं ए लेवल से बिलोंग करता हूँ या करती हूँ, मैं आगा खान बोर्ड से बिलोंग करता हूँ या करती हूँ, मैं फेडरल से बिलोंग करता हूँ या करती हूँ, या फिर मैं इंटीरियर सिंध के से बोर्ड से बिलोंग करता हूँ। कल एक साहब की कॉल भी आई, वो भी अपने बच्चे के लिए परेशान थे कि सर मेरा 70s के अंदर मेरे बेटे का मेरिट है, तो भाई क्या उसको सेल्फ या स्पॉन्सर के ऊपर सीएस मिल सकेगी। मतलब काफी सारे लोगों के डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आ रहे थे। तो मैंने सोचा यार क्यों ना इसके ऊपर एक डिटेल के अंदर मैं वीडियो डिजाइन करूं ना, आप लोगों के लिए एक डिटेल के अंदर वीडियो को मैं डिजाइन करूं जिसके अंदर मैं आपको तमाम फील्ड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा गाइड कर दूं कि भाई ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको हर फील्ड के बारे में थोड़ा थोड़ा गाइड कर दूं कि भाई कौन सी फील्ड का किस तरह का स्कोप होता है, किस तरीके से कोई भी फील्ड वर्क कर रही होती है, किस तरीके से अगर आपका कम मेरिट है तो आपके क्या ऑप्शंस हैं, और अगर आपको लगता है कि आपको अगर स्कूटनिंग करवानी चाहिए तो आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और फिर स्कूटनिंग का जो फॉर्म था वो भी मैंने अपने ग्रुप्स के अंदर कल शेयर किया था, तो भाई स्कूटनिंग का फॉर्म डायरेक्टली या तो एनईडी विजिट कर लीजिए, नहीं तो आप पर्टिकुलरली एनईडी विजिट करके काम करवा लो। जो मैंने आपको स्कूटिंग का प्रोसेस समझाया था वो भी कंप्लीट कर सकते हो, नहीं तो स्कूटिंग का प्रोसेस वो जो फॉर्म है वो भी आ चुका है, बट अगेन वो एनईडी जाके ही सबमिट होगा, तो याद रखिएगा मैंने वो उसके ऊपर भी बात करनी है। इसके अलावा हाफिज कुरान का जो टेस्ट होता है तो उसकी डेट भी अभी आ गई है, कल की तारीख में हाफिज कुरान का टेस्ट है, सारी चीजें उन्होंने बता दी है। इसके अलावा एनईडी के अंदर स्कॉलरशिप्स क्या मिलती है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो मेरे पास बड़ा यूनिक आया था वो ये था, यूनिक तो खैर नहीं था, काफी सारे बच्चे इसमें परेशान होते हैं कि सर वो एडमिशन के टाइम पे अगर मैं पैसे जमा नहीं करवा सकता तो क्या मुझे एनईडी थोड़ा सा रिलीफ दे सकती है किसी भी टर्म्स के अंदर। तो मुझे इस बात को भी डिस्कस करना था आप लोगों से, यानी कि काफी सारी क्वेरीज हैं, क्योंकि बेटा मेरे पास, मैं कल रात से उठा हुआ था और डिफरेंट एनईडी के रिजल्ट्स को कंपाइल कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट, मैंने देखा कि भाई बेहतरीन बच्चों ने रिजल्ट स्कोर करा। उसके अंदर लोगों ने पोजीशंस भी ली हैं, लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 25-90 प्लस स्कोर सिर्फ राउंड 2 के अंदर आ रहा था। बेटा देखो वो तमाम बच्चे, या तो अगर उनका टेस्ट फेल हो गया या फिर उनका मेरिट अगर बहुत सारा कम है, तो अक्सर बच्चों के जहन में ये क्वेश्चन भी एक आ रहा होता है कि सर क्या मैं एनईडी को छोड़ के फिर अब किसी और यूनिवर्सिटी को टारगेट करूं। तो काफी सारे बच्चों के जहन में जो है ना बहुत सारी क्वेरीज होती हैं। तो मैंने सोचा यार इसके ऊपर एक डिटेल के अंदर वीडियो डिजाइन कर लेता हूं ताकि आप तमाम लोगों को मेरी बात समझ में आ जाए। सही है ना मेरा बेटा। क्योंकि देखो बेटा, मैंने ये बात नोट करी कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट जो मुझे आजकल कॉपी कर रहे होते हैं माशाल्लाह से, तो भाई एनईडी के अंदर जितना मेरा असर रसूख होता है, एनईडी के अंदर जितनी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पहुंच होती है, तो उतनी किसी और की नहीं होती। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को तमाम बातें बहुत डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करूं, किस तरीके से एनईडी का एडमिशन प्रोसेस वर्क करेगा, किस तरीके से कौन सी फील्ड वर्क कर रही होती है। क्योंकि बेटा मैं अगर आपको फील्ड के हवाले से गाइड करूंगा तो यार आई एम नॉट जस्ट अ टिपिकल एप्टीट्यूड टीचर, आई एम ऑल्सो अ कॉर्पोरेट गाय जिसने एक अरसा जो है ना पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करा हुआ है डिफरेंट मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट सेक्टर्स के ऊपर। तो मैं उस हवाले से भी आपको कुछ गाइडेंस देना चाह रहा हूँ कि भाई कौन सी फील्ड का क्या स्कोप होता है, किस तरीके से कौन सी फील्ड वर्क करती है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो बेटा देखो मैं इन तमाम बातों को आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा था, इसके लिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ कि मैं आपको तमाम की तमाम ये बातें बहुत डिटेल में समझा सकूं कि बेटा देखो किस तरीके से क्या प्रोसेस हो रहा होता है। क्योंकि बेटा आई एम जस्ट नॉट अ टिपिकल एप्टीट्यूड टीचर, आई एम जस्ट नॉट टिपिकली अ मैथमेटिक्स टीचर, आई एम ऑल्सो अ प्रोफेशनल सप्लाई चेन गाय जिसने एक बड़ा अरसा डिफरेंट मल्टीनेशनल लेवल्स के ऊपर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ है दुनिया की तीसरी बड़ी फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस हवाले से भी आपको गाइड कर सकता हूँ कि भाई कौन सी फील्ड किस तरीके से वर्क कर रही होती है। सेकेंडली एनईडी के अंदर मेरा सबसे ज्यादा स्टूडेंट बैठा हुआ होता है, तो एनईडी के अंदर भी मेरा बेतहाशा असर रसूख होता है। तो मैं आपको ये भी गाइड कर सकता हूँ कि किस तरीके से एनईडी फंक्शन कर रहा होता है, एनईडी किस तरीके से वर्क कर रहा होता है। तो इन तमाम हवालों से मुझे आपको गाइड करना है। सबसे पहले नंबर के ऊपर तो हमारे पास ये दो शुरू के पॉइंट्स आते हैं। देखो जिन बच्चों का लो मेरिट है ना बेटा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बात का आगाज ही आप लोगों से करूंगा कि भाई देखो हमारे पास वो तमाम बच्चे जिनका मेरिट कम है। आपका मेरिट अगर 75 है, 75 से बिलो आ रहा है, 60s के अंदर
नंबर आ रहा है, तो भाई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो सबसे पहले बस अपना मेरिट कैलकुलेट कर लो। आप लोगों को जितना, आप लोगों ने अगर टेस्ट पास कर लिया है तो भाई आप लोग सबसे पहले अपना मेरिट कैलकुलेट कर ले। अच्छा, मेरे पास एक क्वेश्चन कल आया था और ये बहुत दफा बच्चे क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं कि सर जितने लोगों ने टेस्ट पास करा है क्या उन सबको एनईडी के अंदर एडमिशन मिलेगा? तो बेटा ऐसा नहीं है भाई। एक क्वेश्चन अक्सर बच्चों के जहनों में होता है कि वो लोग मिठाई खाना स्टार्ट कर देते हैं कि सर मेरा टेस्ट पास हो गया तो एनईडी में मुझे एडमिशन तो मिल ही जाएगा ना। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपका एनईडी का ना सिर्फ टेस्ट पास हो बल्कि टेस्ट में अच्छे नंबर भी हो तब एडमिशन कंफर्म होगा। कैसे? कि भाई अपना एनईडी का मेरिट कैलकुलेट खुदारा कर लीजिए। एनईडी का मेरिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने लास्ट की 2 वीडियोस में भी आपको बताया था कि भाई एनईडी का मेरिट फॉर्मूला है 50% इंटरमीडिएट या फिर 50% ए लेवल। सही है ना? अगर आपने इंटरमीडिएट नहीं पढ़ा हुआ, ए लेवल्स पढ़ा हुआ होगा तो 50% आपका इंटरमीडिएट काउंट होगा या फिर ए लेवल्स काउंट होगा। प्लस का साइन फिर आगे 50% आपका टेस्ट के मार्क्स काउंट हो रहे होंगे। सही है ना? फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, जिस स्टूडेंट ने हमारे पास क्या स्कोर करा हुआ है, लेट सपोज उसके टेस्ट के अंदर 80 नंबर है और उसकी इंटर या ए लेवल्स की जो इक्विवेलेंसी है वो 70 के बराबर है। सही है ना? इंटर या ए लेवल्स का स्कोर उसका कितना है? 70 है। तो आपने करना क्या है, आपने सिंपल तरीके जो टेस्ट के नंबर्स हैं उसको मल्टीप्लाई करवाना है 0.5 के साथ, प्लस का साइन लगाओगे। आगे जो इंटर या ए लेवल्स की इक्विवेलेंसी है इसको भी क्या करवाओगे? 0.5 से मल्टीप्लाई करवाओगे। अब जो आपका आंसर आएगा ना उसके ऊपर आपको फील्ड्स मिलेंगी, उसके ऊपर मेरिट लिस्ट के अंदर उसके हिसाब से आपका नाम आ रहा होगा। 80 को 0.5 से सिंपल मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 70 को भी 0.5 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो क्या बन जाएगा भाई? 70 को 0.5 से मल्टीप्लाई करवाओगे 35 बनेगा, 80 को 0.5 से मल्टीप्लाई करवाओगे 40 बनेगा, तो 40 प्लस का 35, सिंपल तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 75 के अराउंड का। यानी कि 75 के रिगार्डिंग जो फील्ड्स ऑफर हो रही होंगी वो आपको मिलेंगी। अब अक्सर बच्चे बोलेंगे सर वो आगा खान बोर्ड की क्या लिस्ट है, कोई कोई ठट्टा बोर्ड की, कोई मीरपुर खास बोर्ड की, तो मैं भी आपको वो भी आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं आप लोगों के लिए वो भी निकाल के लेकर आया हूँ बड़ी मेहनत से। सही है ना? तो कहने का मकसद क्या है कि देखो आप लोगों का मेरिट अगर कम आ रहा है ना, आपने परेशान नहीं होना। आपने अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करना है। कैसे? कि बेटा देखो सबसे पहले तो आप लोग स्कूटनिंग के ऑप्शन पे जा सकते हो, मैंने आपको पहले भी बताया था। स्कूटनिंग के ऑप्शन क्या है कि भाई आपने एनईडी विजिट करना है। एनईडी विजिट करने के बाद एनईडी का जो बैंक है वहां पे आपने एक पर्टिकुलर जो फीस वाउचर लेना है, उस फीस वाउचर को आप सबमिट करवाओगे। तकरीबन 2,500 के करीब फीस है एनईडी की स्कूटनिंग की। जो 2,500 रुपए की जो फीस है वो एनईडी के बैंक में सबमिट करवाओगे। उसकी जो पेड चालान की कॉपी होगी अलॉन्ग विद योर एडमिट कार्ड, अलॉन्ग विद योर एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन आप लिखोगे कि आप स्कूटिंग करवाना चाह रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि आपके मार्क्स में इशू है, वो आपने सिंपल एडमिन ऑफिस में सबमिट करवानी है। 3 से 4 दिन में उसका रिजल्ट आ जाएगा। एक काम तो आप ये कर सकते हो। अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर स्कूटिंग करवानी चाहिए, मैं कहता हूँ बिल्कुल करवाओ बेटा। अगर आपका 1 रुपया भी अगर आपने अपनी जायज हलाल की कमाई से कमाया ना, तो बेटा उसके जाने का बड़ा अफसोस होता है। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है यार, अगर मैं रातों को जाग जाग के मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत से अगर काम कर रहा हूँ, अगर मुझे मेरा 1 रुपया भी ना मिले ना तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। सिंपल सी बात है, मेरे लिए वो 1 रुपया भी बड़ा कीमती होता है। सिमिलरली अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ तो भाई अगर मैंने रातों को जाग जाग के पढ़ा है ना तो मेरे लिए मेरा एक नंबर भी बड़ा कीमती होना चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। देखो परेशान होने की जरूरत नहीं है, 2,500 कोई बड़ी रकम नहीं है। 2,500 आपके पास जिंदगी में मजीद आ जाएंगे इंशाल्लाह। आप कमाना स्टार्ट करोगे, आप, मुझे उम्मीद है आप लाखों में खेलोगे। मगर अक्सर बच्चों को क्या होता है पता ही नहीं होता। तो भाई स्कूटिंग लाजमी तौर पर करवाओ, चाहे आप थोड़े पैसे ज्यादा लग रहे हैं, स्कूटिंग करवा लो। एटलीस्ट आपके दिल को तसल्ली मिल जाएगी कि जिंदगी में गिल्ट नहीं रहेगा कि आपने स्कूटिंग नहीं करवाई। तो मैं हमेशा कहता हूँ स्कूटिंग लाजमी करवाओ। अब अक्सर बच्चों का एक क्वेश्चन होता है सर मेरिट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, हमारा लो मेरिट है। तो भाई देखो अगर आपका मेरिट लो है ना तो आपने एनईडी के इंटरव्यू में लाजमी जाना है। आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, आप आगा खान बोर्ड से हो, आप पर्टिकुलरली जयाउद्दीन बोर्ड से हो, आप कराची बोर्ड से हो, आप मीरपुर खास बोर्ड से हो, एनईडी के इंटरव्यू में बेटा लाजमी तौर पे जाओ। एनईडी के इंटरव्यू में जब आप जाओगे ना तो भाई आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। होता क्या है, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। बेटा एनईडी के इंटरव्यू के अंदर जो है ना, आपको ऑडिटोरियम में जाके आप बैठते हो। उस ऑडिटोरियम के अंदर होता क्या है कि सामने स्क्रीन लगी हुई होती है, सामने स्क्रीन लगी होती है, वहां पे तमाम नंबर ऑफ सीट्स आ रही होंगी। मैं भी सीट्स गाइडेंस आपको दूंगा। वहां पे पूरी की पूरी क्या हो रही होंगी, सीट्स शो हो रही होंगी। तो भाई जैसे जैसे आपको रोल नंबर वाइज आपके मेरिट के अकॉर्डिंग कॉल किया जाता है, तो बच्चा वहां पे जाके एक एक सीट को सेलेक्ट करता जाता है और साथ में एडमिशन फॉर्म सबमिट करवा के और पैसे वैसे दे के तो उसको एनईडी में एडमिशन मिलता जाता है। सही है ना? तो जो बच्चा जो सीट लेता जाएगा वो सीट खत्म होती जाएगी। तो भाई जब आप वहां पे उस ऑडिटोरियम में बैठे हुए होगे ना तो आपके सामने आपको अपने बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे। तो आपने अभी जो 3 से 4 5 दिन है ना, स्पेसिफिकली ओपन डे का जो दिन है, इसमें आपने ये वाला काम करना है कि आपने मुख्तलिफ फील्ड्स को एक्सप्लोर करना है। भाई अक्सर बच्चे जो है ना सिर्फ और सिर्फ सीएस के पीछे बैठे हुए होते हैं। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि बेटा देखो अगर आपको सीएस में एडमिशन नहीं मिल रहा कोई मसले की बात नहीं है, कोई इशू की बात नहीं है। आपको जो फील्ड अच्छी लग रही है ना उसके अंदर एडमिशन लो। भाई सिर्फ सीएस के अंदर जाना बड़ी काबिलियत नहीं है। देखो एट द एंड ऑफ द डे हर बच्चे का गोल क्या होता है भाई? पैसे कमाना होता है, शादी
शादी करना होता है। हमारे मुल्क में बच्चा तालीम ही क्यों हासिल करता है? इसी दो कामों के लिए करता है, इसके अलावा तो किसी को इतना कोई पढ़ने का शौक थोड़ी होता है कि मैंने आइंस्टाइन बनना है। हर बच्चे का यही होता है। तो भाई पैसा तो आपको हर फील्ड के अंदर मिलेगा। आप कभी भी पैसे को देख के फील्ड चूज नहीं कर सकते बेटा, याद रखिएगा मेरी जुमले को। तो भाई पैसा तो आपको सप्लाई चेन में भी मिलेगा, पैसा तो आपको मैकेनिकल में भी मिलेगा, पैसा तो आप कोचिंग सेंटर खोल लो उसमें भी मिलेगा, पैसा तो आप कोई भी काम करो जिंदगी में उसमें मिलेगा। तो भाई सिर्फ सीएस के अंदर जरूरी नहीं है कि पैसा आपको मिलेगा, रिस्क का वादा ऊपर वाले का है, ऊपर वाले ने आपको रिस्क देना है, वो आपकी नसीब में जितना लिखा है वो आपको मिलेगा, और उसके लिए मेहनत करते हो। तो भाई याद रखिएगा, अपने आप को थोड़ा सा जो है ना एडेप्टिव बनाओ, अपने आप को थोड़ा सा दूसरी फील्ड्स के ऊपर भी रुझान लेकर आओ। अगर आपका मेरिट लो है, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, सही है ना, ये उनके लिए मैं बात करूं जिनका मेरिट क्या है, लो है। तो आपने ये वाला काम करना है, मैं भी उसको आगे चल के भी एक्सप्लेन करूंगा कि आपने दूसरी फील्ड्स को भी देखने की कोशिश करनी है। कि भाई लेट सपोज अगर सीएस में नहीं मिल रहा तो इलेक्ट्रिकल ले लीजिए। इलेक्ट्रिकल क्या है, मदर फील्ड है सीएस की, कंप्यूटर साइंस की। अगर सीएस के अंदर एडमिशन नहीं हो रहा तो भाई आप इलेक्ट्रॉनिक्स पे जा सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मदर फील्ड है, इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद ही आप अपना मास्टर सीएस साइड पे कर सकते हो। लोगों को पता ही नहीं होता, लोग वो एक लाल बत्ती के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि असल में मसला ये है ना कि लोग जो है ना आपको गलत गाइड करते हैं। असल में जो आपको गाइड करने वाले होते हैं ना, उनका अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, उन्होंने जिंदगी में सिर्फ जो है ना 2-3 कोचिंग में पढ़ाया हुआ होता है, वही आपको बैठ के गाइड कर रहे होते हैं कि भाई ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। आपको हमेशा गाइडेंस एक प्रॉपर प्रोफेशनल बंदे से लेनी चाहिए, एक ऐसा बंदा जिसने कॉर्पोरेट सेक्टर में कुछ काम करा हो, जिसने कॉर्पोरेट सेक्टर की शक्ल देखी भी हो, जिसको पता है कि यार लोकली और ग्लोबली काम चल कैसे रहा होता है। अक्सर लोगों को बातें नहीं पता होती है। तो भाई कहने का मकसद क्या है कि यार अगर लेट सपोज मैकेनिकल में एडमिशन नहीं हो रहा तो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ले लो, अगर सिविल में नहीं हो रहा तो अर्बन ले लो, अगर पेट्रोलियम। मेरे पास कल एक बच्चे का मैसेज आया और मुझे बड़ा अच्छा लगा वो बच्चे का मैसेज। एक लड़की थी, उसने कहा कि सर मेरी 80% है, बताए मैं पेट्रोलियम लूं कि मैं इलेक्ट्रिकल लूं। मैंने कहा यार इलेक्ट्रिकल ले लो। कहती है नहीं सर, का पेट्रोलियम लेने में मसला है। मैंने सर बिलाल से भी पूछा था, वो बैच की बच्ची थी। मैंने बोला नहीं बेटा, मुझे तो कोई मसला नहीं है, अगर आपको पेट्रोलियम का शौक है तो बिल्कुल लो। तो भाई मैं आपको चंद ऐसी एग्जांपल भी देता हूं कि यार मैं पर्सनली कई लोगों को जानता हूं जो कि भाई किसी और फील्ड से बिलोंग करते हैं, कल को जॉब किसी और फील्ड में करते हैं। तो भाई याद रखिएगा, आपका मेन गोल तालीम हासिल होना चाहिए। इडियट्स के अंदर फरहान साहब फरमाते हैं ना कि भाई ये बाबा जी ने फरमाया है कि तुम तालीम के पीछे भागो तो पैसा तुम्हारे पीछे खुद जग मार के आएगा। तो ये रियलिटी है बेटा लाइफ की। आप में से बहुत से लोगों को चीजें पता ही नहीं होती, तो मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा उन तमाम बातों को भी गाइड करूं। खैर वापस आते हैं। कहने का मकसद क्या है, सबसे पहले तो हम मेरिट लिस्ट को जरा समझेंगे। भाई ये सारी बातें जो है ना बात की आपको बाद में समझ में आएंगी। पहले हमें मेरिट लिस्ट को समझना है कि भाई हर फील्ड की मेरिट लिस्ट आएगी कैसे। कि देखो बेटा, जब एनईडी के अंदर 19 तारीख को अभी जो आपके पास 3-4 दिन का टाइम है ना, इसमें आपने काम क्या करना है भाई, ये 19 तारीख को एनईडी की मेरिट लिस्ट आएगी। हर बोर्ड की डिफरेंट मेरिट लिस्ट होगी, हर बोर्ड की अपनी मेरिट लिस्ट होगी। आपने 2 से 3 काम उससे पहले करने हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर, अगर तो आपने सेल्फ या स्पॉन्सर पे अप्लाई नहीं करा हुआ और आपके फादर सेल्फ या स्पॉन्सर अफोर्ड कर सकते हैं, तो मैं कहूंगा लाजमी तौर पर सेल्फ या स्पॉन्सर के ऊपर जाएं। तो एनईडी ने सेल्फ या स्पॉन्सर के लिए अपनी एक्सटेंशन कर दी है इसकी सेल्फ फाइनेंस की फीस को। यानी कि भैया आपने करना क्या है, अगर आप सेल्फ या स्पॉन्सर को पे करना चाहते हैं, आप सिंपल तरीके से एनईडी की वेबसाइट को ओपन करेंगे। तो बेटा वहां पे सेल्फ या स्पॉन्सर के अंदर कैटेगरी क्या होगी, उसको आप अपनी एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं। उसको करने का तरीकेकार क्या है कि भाई सिंपल तरीके से आपने एक पे ऑर्डर बनाना है। पे ऑर्डर, आप बैंक जाओगे जहां पे आपके फादर का अकाउंट होगा, उस पे ऑर्डर को डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस एनईडी के नाम पे आप बनाओगे, और उस पे ऑर्डर को अलोंग विद दी फॉर्म एफ, यानी कि आपके पोर्टल के ऊपर ये फॉर्म एफ अवेलेबल होगा। इस फॉर्म को आपने डाउनलोड करना है, और ये एनईडी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, फॉर्म एफ लिखा हुआ है प्रॉपर्ली, सही है ना। तो आपने इस फॉर्म को डाउनलोड करना है, तो आपने इस फॉर्म को लेना है। इसके अलावा इस फॉर्म एफ के साथ जो आपका पे ऑर्डर है जो आप बनवा रहे हो, इसके अलावा आपके एडमिट कार्ड की कॉपी, इन 3 चीजों को आपने लेके जाना है। और 13 तारीख को दोपहर 12 बजे से पहले पहले डीन ऑफ मैकेनिकल, डेट इज डॉक्टर आमिर इकबाल साहब, उनको मेरा भी सलाम कहिएगा, उनके वहां पे आपने ऑफिस में जाके इसको सबमिट करवा देना है। तो भाई अगर आप लोगों ने सेल्फ या स्पॉन्सर अभी तक पे नहीं करी, तो सेल्फ या स्पॉन्सर के ऊपर अभी भी आप एडमिशन ले सकते हो। याद रखिएगा, सेल्फ या स्पॉन्सर के ऊपर फायदा ये होता है कि बेटा आपको अगर एक जो नॉर्मल सीट है सीएस की, लेट्स सपोज नॉर्मल अगर सीएस जो है ना 80 पे क्लोज हो रहा है, हो सकता है 80 ज्यादा पे क्लोज हो, बट अगर नॉर्मल रेगुलर कैटेगरी के ऊपर 80 पे क्लोज हो रहा है ना, तो सेल्फ या स्पॉन्सर के ऊपर वो 72-75 तक क्लोज हो जाता है। तो फायदा ही फायदा है उसके अंदर, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। अगेन मैं ये उन बच्चों की बात करूं जो अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि भाई सेल्फ फाइनेंस की फीस 8,25,000 रुपए है और स्पॉन्सर की फीस है 10,25,000 रुपए। अगर आप सेल्फ या स्पॉन्सर दोनों को पिक कर रहे हो तो आपको सिर्फ 10,25,000 रुपए देने पड़ेंगे, उसमें सेल्फ फाइनेंस ऑलरेडी इंक्लूडेड है। याद रखिएगा, इन केस आपका एनईडी में एडमिशन नहीं होता, या फिर आपका रेगुलर की कैटेगरी पे एडमिशन हो जाता है नॉर्मल कैटेगरी के ऊपर, या फिर आप एनईडी में एडमिशन नहीं लेते, तो आपको एक कंप्लीट पैसे रिफंड हो जाएंगे। तो इसमें कुछ कटौती नहीं होती। अगर आपके फादर
अगर फाइलर हैं तो आपको टैक्स नहीं कटेगा, आपको पूरे के पूरे पैसे वापस मिल रहे होंगे। और मैं हर साल ये देखता हूँ बहुत सारे बच्चे ये काम करते हैं। भाई अगर आपका एग्रीगेट 80 भी है ना, तो याद रखिएगा किसी खुशफहमी में मत रहिएगा। जो बच्चे 80 वाले होते हैं ना, वो भी सेल्फ और स्पॉन्सर को रख के बैठे हुए होते हैं। बेटा लोगों के पास पैसा बहुत पड़ा हुआ है इस मुल्क के अंदर। तो भाई जो 80 वाले होते हैं वो भी सेल्फ या स्पॉन्सर अपने पास बैक साइड के ऊपर, बैक एंड के ऊपर, बैक बोन के तौर पे रख के बैठे हुए होते हैं। तो हो सकता है आप में से कोई बच्चा जिसकी 80% है और उसको ये बात नहीं पता, तो बेटा उससे वीडियो शेयर करिएगा, उसको बताइएगा सर हाशिम ने क्या कहा है कि भाई अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर अफोर्ड कर सकते हो और आपको सॉफ्टवेयर में जाना है, सॉफ्टवेयर की सिर्फ 50 सीट्स हैं, तो हो सकता है आपके मेरिट के ऊपर कंप्यूटर एंड हो जाए, आपके मेरिट के ऊपर सॉफ्टवेयर एंड हो जाए। तो भाई इसीलिए आप सेल्फ या स्पॉन्सर को अपने पास बैक साइड के ऊपर रख सकते हो कि अगर इन केस रेगुलर पे एडमिशन नहीं मिल रहा हुआ तो मैं सेल्फ या स्पॉन्सर पे उठा लूंगा। और अगर रेगुलर पे एडमिशन मिल जाएगा तो भाई आपके कंप्लीट पैसे रिफंड हो जाएंगे, तो इसमें परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर तो आपके फादर के पास इतने पैसे अवेलेबल हैं, आपके घर के पास इतने पैसे अवेलेबल हैं, तो क्या आप उन पैसों को एक आध महीने के लिए डिपॉजिट करवा सकते हो, तो कोई मसले की बात अवेलेबल होगा कि यार अगर आपके पास सॉफ्टवेयर रेगुलर कैटेगरी पे एंड हो गई तो आपने सेल्फ स्पॉन्सर के ऊपर उठा ली, तो इसका फायदा ही फायदा है आपको, सही है ना। तो भाई अगर आपका नॉर्मल कैटेगरी पे एडमिशन होगा तब भी पैसे रिफंड हो जाएंगे, और अगर आपका सिंपल तरीके से अल्लाह भला करे आप एडमिशन नहीं लेते तब भी पैसे पूरे रिफंड हो जाएंगे। हाँ, पैसे उस सूरत में रिफंड नहीं होंगे जब आप एडमिशन ले लोगे। अच्छा, एक और मिसकॉन्सेप्शन होता है अक्सर बच्चों के जहन में कि सर क्या मुझे हर सेमेस्टर 8 लाख सबमिट करवाने होंगे या हर सेमेस्टर 10 लाख सबमिट करवाने होंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि भाई आपको एट द टाइम ऑफ टेस्ट या अभी आपको ये पैसे सबमिट करवाने, ये जो पैसे हैं ना ये आपको अभी सबमिट करवाने हैं। इसके बाद आपको सिंपल नॉर्मल पैसे सबमिट करवाने होंगे। ये जो 8,25,000 रुपए सेल्फ की फीस है या स्पॉन्सर की फीस है 10,25,000 रुपए, तो भाई एनईडी ने जो है ना अब क्या गेम करी है, एनईडी ने सेल्फ और स्पॉन्सर के ऊपर काफी सारी कंप्यूटर की फील्ड्स को रख दिया है। मैं अगर आपको दिखाऊं ना बड़े मजे से, मैंने यहाँ पे तमाम की तमाम डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट को जानबूझ के मैंने रखा हुआ था। तो अगर मैं आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट दिखाऊं ताकि आपको बात क्लियर हो जाए, तो आप इस चार्ट को जब देखोगे ना, तो भाई देखो यहाँ पे ये R11 आ रहा होगा, स्पॉन्सर का कौन सा है, स्पॉन्सर की कैटेगरी R11 सॉरी SF11 होगी, आई एम सॉरी। हमारे पास स्पॉन्सर की कैटेगरी होती है बेटा SF11 होती है, सही है ना, ये रही SF11। तो आप खुद देखो, ये थोड़ा सा जो है ना टेढ़ा हो गया, इसको मैं भी सही करता हूँ। इस स्पॉन्सर के ऊपर अगर आप देखोगे ना, स्पॉन्सर के ऊपर ये देखो आप कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर 82 सीट्स एनईडी ने, सॉफ्टवेयर के ऊपर 82 सीट्स एनईडी ने स्पॉन्सर के ऊपर रख दी हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई जाहिर सी बात है गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी है, तो उन्होंने 82 सीट सेल्फ स्पॉन्सर के ऊपर सिर्फ रखी हुई हैं। सेल्फ के ऊपर इसके अलावा सीट्स होंगी, तो जाहिर सी बात है चांसेस हैं कि सेल्फ या स्पॉन्सर के ऊपर आपको 70s तक के ऊपर, 74 72 तक का ऊपर मेरिट पे मिल जाएगा आपको, अगर आपने सेल्फ स्पॉन्सर भरा हुआ होगा। सही है ना बेटा। अच्छा, एक और मिसकॉन्सेप्शन जैसे मैंने आपसे कहा कि बच्चों के जहन में होता है कि सर कि हर सेमेस्टर इतने पैसे सबमिट करवाने को, नहीं, आपको सिर्फ एक दफा पैसे सबमिट करवाने हैं। इसके बाद आपको नॉर्मल एडमिशन फीस और फिर नॉर्मल सेमेस्टर्स की फीस, आपको जो नॉर्मल 30,000 35,000 रुपए होती है वो सबमिट करवानी होगी, सही है ना। हाँ, सेल्फ या स्पॉन्सर के ऊपर होता क्या है कि भाई बस आपको स्टार्टिंग में पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं, मगर इसका सबसे बड़ा फायदा ये कि यार लेट सपोज अगर आपका मेरिट 75 है, आपका मेरिट लेट सपोज 73 है, आपके फादर अगर सेल्फ या स्पॉन्सर को अफोर्ड कर सकते हैं, तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा बिल्कुल इसके ऊपर जाओ, क्योंकि एनईडी ने इस दफा काफी सारी सीट सेल्फ और स्पॉन्सर के ऊपर रखी हुई है। अच्छा, सेल्फ के ऊपर तो फिर भी बोर्ड वाइज सीट्स होती हैं, स्पॉन्सर के ऊपर ओपन सीट्स होती हैं। तो अगर सॉफ्टवेयर में 82 सीट्स हैं, तो स्पॉन्सर के ऊपर SF11 जो होती है वो हर कैटेगरी का बच्चा सेलेक्ट कर सकता है, चाहे वो कराची बोर्ड हो, आगा खान बोर्ड हो, फेडरल हो, जयाउद्दीन एंड सो ऑन। तो जयाउद्दीन जैसा बोर्ड है उसकी तो सीट्स ही बहुत कम है। हैदराबाद बोर्ड की शायद 1 से 2 सीट्स है सॉफ्टवेयर के अंदर या पर्टिकुलरली कंप्यूटर के अंदर। तो भाई वो बच्चा फिर क्या करता है, स्पॉन्सर भी अप्लाई कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि यार अगर मेरा इस पे नहीं हुआ तो स्पॉन्सर पे तो हो ही जाएगा। तो स्पॉन्सर की मेरिट लिस्ट अलग से लगती है और स्पॉन्सर की मेरिट लिस्ट अलग से आती है। बड़ा जरूरी है कि देखो बेटा सेल्फ या स्पॉन्सर के ऊपर फायदा ही आपको ये मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको सीट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिखाऊं ना, मैंने इसको अभी सही कर दिया था, तो भाई देखो सीट डिस्ट्रीब्यूशन को आप खुद से बैठ के पहले पढ़ो समझो। मैंने इसके ऊपर बहुत डिटेल में वीडियो डिजाइन करी थी सीट डिस्ट्रीब्यूशन को समझाने के लिए कि एनईडी में सीट्स क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। तो भाई देखो ये जो सीई है, CEUE लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इन सब की एब्रीविएशन जो है ना आपको नीचे इधर गिवन है, आपको प्रोस्पेक्टस मिला होगा, आप उसको खुद भी पढ़ सकते हो, उसमें सारी बातें गिवन है कि सी का मतलब है सिविल इंजीनियरिंग विद अर्बन इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन, पॉलीमर एंड पेट्रोकेमिकल को पीपी कहते हैं, मटेरियल्स को MM कहते हैं, MY मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड डेवलपमेंट स्टडीज एंड सो ऑन। तो भाई देखो इसके अंदर आप खुद से बैठ के अपनी सीट्स को पहले देखो, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा आपकी सीट्स कितनी है कितनी नहीं है। आपको मेरिट अगर समझना है ना, तो बेटा सीट डिस्ट्रीब्यूशन वीडियो को देखो, सीट डिस्ट्रीब्यूशन को समझो। कि फॉर एग्जाम्पल देखो कराची बोर्ड की सबसे ज्यादा सीट्स हैं, इसीलिए कराची बोर्ड के अंदर जो 60s के अंदर मेरिट वाला भी होगा ना उसका भी एडमिशन होने के चांसेस होते हैं। मगर देखो जैसे ए लेवल बोर्ड का बच्चा है, अब जैसे आपके पास ए लेवल बोर्ड है, ए लेवल वाला कहां गया, या फिर चलो हैदराबाद बोर्ड की एग्जांपल देता हूं। लेट सपोज अगर मेरे पास हैदराबाद बोर्ड का बच्चा है, उसकी सिर्फ 33 सीट्स हैं। अब जाहिर सी बात है 33 सीट्स का मतलब है कि 60 वाले का थोड़ी एडमिशन होगा, बल्कि यहाँ पे चूंकि सीट्स बहुत कम है, खाली 33 सीट्स है हैदराबाद बोर्ड के बच्चों के लिए, तो इन 33 सीट्स के ऊपर मेरिट क्या होगा, हाई होगा। एक नॉर्मल लॉजिक
लॉजिक होती है जो आपको अप्लाई करनी है। मैं आपको अभी लास्ट ईयर की मेरिट लिस्ट भी दिखा देता हूँ, हैदराबाद बोर्ड की क्या होगी, मीरपुर खास बोर्ड की क्या होगी। सिमिलरली इस दफा एनईडी ने क्या काम करा है, 93 सीट्स कराची बोर्ड के प्री मेडिकल के बच्चों को अलॉट करी है। और ये बहुत बड़ी अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है ये, कि भाई प्री मेडिकल का बच्चा जिसके पास पहले सिर्फ एमबीबीएस का ऑप्शन होता था, अब उसके पास कम से कम ये श्योरिटी तो है कि यार मैं कल को कहीं और भी आ सकता हूं। तो वो एनईडी के अंदर उसने टेस्ट दिया है, उसकी बीसीआईटी के अंदर देखो 17 सीट्स हैं, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में 15 सीट्स हैं। याद रखिएगा जो मेडिकल के बच्चे होते हैं उनकी बायोमेडिकल 80 पे क्लोज होती है। क्योंकि इस दफा फर्स्ट टाइम इनको कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड्स मिल रही होंगी ज्यादा तादाद के अंदर, तो इनका मेरिट भी ऑब्वियसली 80 के अराउंड, 78 के अराउंड, 79 प्लस के ऊपर ही क्लोज होगा मेरे नजदीक, तो इससे कम नहीं आ सकता। क्योंकि बहुत बच्चा ऐसा होता है जिसको एमबीबीएस में नहीं जाना होता आगे, तो वो ऑब्वियसली एनईडी से फिर सीएस वगैरह ही करने के ऊपर आएगा। इनकी सीट देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी डाली है, टेक्सटाइल में भी डाली है, इनकी आपके पास सीएस के अंदर भी डाली है, इनकी आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर भी 5 सीट्स डाली हैं, तो अच्छी बात है। इनको मगर बाद में याद रखिएगा कि बेटा आपको बाद में ऑब्वियसली मैथ्स का एक कोर्स पढ़ना पड़ेगा, मैंने सीट डिस्ट्रीब्यूशन में सारी बातें समझाई थी, खैर है। अच्छा, एक और क्वेश्चन अक्सर बच्चों का मेरे पास आता है कि सर अगर मैंने अपना इंटर कंप्यूटर मीडिएट से करा था या मैंने अपना ए लेवल्स कंप्यूटर मीडिएट से करा था, तो क्या मैं हार्ड कोर इंजीनियरिंग में जा सकता हूं? तो बेटा बिल्कुल जा सकते हो। लेट सपोज अगर आपने अपना इंटर कंप्यूटर से करा था ना, कंप्यूटर साइंसेज से, तो भाई आप मैकेनिकल में भी आ सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। आपको खाली जब आपका एडमिशन एनईडी में हो जाएगा तो एनईडी खुद से आपको केमिस्ट्री का एक बेसिक कोर्स पढ़ा रहा होगा और आप बिल्कुल जा सकते हो, कोई मसले की बात नहीं होती, सही है ना? तो ये पूरी सीट डिस्ट्रीब्यूशन है। सिमिलरली देखो, अगर मैं आपको जो चीज यहाँ पे दिखाना चाह रहा था ना, इस तरह आपके पास अल्लाह भला करे स्पॉन्सर की कैटेगरी आ गई, तो अगर आप इस स्पॉन्सर की कैटेगरी को गौर से देखो, इसमें सारी बातें लिखी हुई हैं कि देखो आपके पास कराची बोर्ड के स्पॉन्सर के ऊपर कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। इन्होंने अब पहले सीट ज्यादा होती, इन्होंने कम कर दी है, 178 सीट्स है ना? तो क्योंकि स्पॉन्सर इन्होंने ज्यादा कर दिए, सेल्फ इन्होंने कम करी है। तो भाई 4 सिविल इंजीनियरिंग के अंदर है, 0 पेट्रोल इसके अंदर है, पेट्रोलियम के ऊपर है 35, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऊपर है, आईएम में 16 सीट्स हैं, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में 2 सीट्स आ रही हैं, इलेक्ट्रिकल में 43 आ रही हैं। तो भाई मुझे तो चूंकि इनकी एब्रीविएशन याद होती है इसलिए आई नो दिस थिंग। आपके पास सीटी के अंदर 18 सीट्स हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर 7 हैं, तो सॉफ्टवेयर में देखो सिर्फ 7 सीट्स हैं। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब जानते हो आप क्या है? कि लेट सपोज अगर 82 के ऊपर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कराची बोर्ड पे क्लोज होती है ना, तो भाई सिर्फ 7 सीट्स अवेलेबल हैं। यानी कि इसका मतलब 81 के ऊपर सेल्फ पे भी क्लोज हो जाएगी, क्योंकि खुद लॉजिकली सोचो, मैं भी आपको लास्ट ईयर का वो भी दिखाऊंगा मेरिट लिस्ट, आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से देखो नवाबशाह बोर्ड, हाँ स्पॉन्सर पे इन्होंने काम करा है, क्योंकि भाई स्पॉन्सर पे इन्होंने क्या काम करा है, इन्होंने अच्छी बात क्या करी है, स्पॉन्सर पे सीट्स की तादाद में बड़ा इजाफा कर दिया। कि देखो सीटी का मतलब क्या होता है, देखो सीटी किसके बराबर है, सीटी बराबर है कंप्यूटर साइंस की। कंप्यूटर साइंस की इन्होंने 82 सीट्स को स्पॉन्सर के ऊपर रखा हुआ है। सिमिलरली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की 15 सीट्स को इन्होंने स्पॉन्सर पे रखा हुआ है। सिमिलरली सीएस की 20 सीट्स को इन्होंने स्पॉन्सर पे रखा हुआ है। तो आप खुद अंदाजा करो कि यार 82 के अंदर अगर आप इजाफा करते हो, 15 का इजाफा करते हो 20 का, तो कितना बनेगा? ये आपके पास तकरीबन बन जाएगा 117, यानी कि 117 कंप्यूटर रिलेटेड प्रोग्राम्स की सीट इन्होंने स्पॉन्सर पे रखी हुई है 10 लाख रुपए के ऊपर। तो भाई सही बात है भाई, नॉर्मल सी बात है भाई, इन्होंने ओपन मेरिट पे भी रखा हुआ है, स्पॉन्सर भी रखा हुआ है। तो स्पॉन्सर के ऊपर फायदा क्या होता है कि भाई हर जो कैटेगरी का बच्चा है वो अप्लाई कर सकता है। जैसे देखो यहाँ पे हर किस्म की कैटेगरीज वाइज सेल्फ फाइनेंस है। आपको अगर सेल्फ पे अप्लाई करना है तो अपनी कैटेगरी के साथ सेल्फ पे अप्लाई करते हो। कराची बोर्ड का बच्चा एसएफ1 पे सेल्फ पे अप्लाई करता है, हैदराबाद बोर्ड का बच्चा एसएफ2 पे अप्लाई करेगा, लेट सपोज सखर बोर्ड का बच्चा है वो सखर बोर्ड का बच्चा एसएफ2सी पे अप्लाई कर रहा है, मीरपुर खास का एसएफ2बी पे कर रहा है। वाइल स्पॉन्सर में क्या होता है, ये स्पॉन्सर में जो 117 सीट्स है ना, कोई बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि सर जाती कर दी 10 लाख रुपए के चक्कर में एनईडी ने इतनी सारी सीट स्पॉन्सर पे रख दी। तो भाई स्पॉन्सर के ऊपर जो है ना कोई इंडिविजुअल कैटेगरी नहीं होती, स्पॉन्सर के ऊपर हर फील्ड का बच्चा, हर कैटेगरी का बच्चा अप्लाई कर सकता है। दैट्स द रीजन कि स्पॉन्सर के ऊपर जो है ना सीट ज्यादा होती है। ये बेसिक लॉजिक है कि भाई बाकी तमाम जो सेल्फ की डोमेन्स है ना, उसके अंदर क्या है, हर स्पेसिफिक डोमेन की एक एक, दो दो, 10 10, 12 12, 16 16 सीट्स हैं। वाइल स्पॉन्सर के ऊपर हर फील्ड का बच्चा अप्लाई कर सकता है, हर कैटेगरी का बच्चा अप्लाई कर सकता है। तो मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा कि भाई आप में से जिन बच्चों ने सिर्फ सेल्फ पे अप्लाई किया हुआ है तो स्पॉन्सर पे भी लाजमी अप्लाई कर दो। तो कोई ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। आपने सेल्फ के लिए पहले 8 लाख 25 दिए तो मजीद आपको 4 लाख देने पड़ेंगे, यानी कि 10 लाख, ताकि वो बन जाए। कितने बनेंगे? 3 लाख बल्कि, सॉरी बनेंगे, सही है ना? बल्कि 2 लाख बनेंगे, सॉरी यार, सही है ना? तो कहने का मकसद क्या है कि भाई ये वाला काम लाजमी तौर पर कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर जैसे डेटा रिकॉर्ड के अंदर अक्सर बच्चों का मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा था कि सर वो डेटा रिकॉर्ड का मतलब क्या है? भाई डेटा रिकॉर्ड का मतलब ये है कि यार अगर आप लोगों ने अपनी स्कूटिंग वगैरह करवाई थी इंटर के मार्क्स की, तो आपके इंटर के मार्क्स अगर पहले नहीं आए हुए थे अब आ गए हैं, तो अपने सही मार्क्स को वहां पे लिखो, अपने सही मार्क्स को वहां पे प्लॉट करो, अपने एडमिशन फॉर्म को थ्रोली रीड करो कि भाई उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, उसमें कोई गलती तो नहीं है। जो डेटा रिकॉर्ड करेक्शन का ये मतलब होता है। अच्छा, वो तमाम बच्चे जिनका नाम ग्रे कलर से हाईलाइट हुआ हुआ है ना, तो अगर आप गौर करोगे बेटा वो उनका 2023 के अंदर इंटरमीडिएट पास होगा, इसलिए उनका नाम ग्रे कलर पे हाईलाइट होता है। अक्सर बच्चे मुझसे पूछ रहे थे। अच्छा, ओपन डे के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेटा ओपन डे होता क्या है कि यार आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का विजिट करते हो और लाजमी तौर पे जाओ।
देखो अपना मेरिट जब आपने कैलकुलेट कर लिया ना, तो मैंने आप लोगों को गाइडेंस के लिए ये वाली लिस्ट एक शेयर करी हुई है। मैं आपको भी बाकी तमाम बोर्ड्स की भी लिस्ट शेयर करूंगा, मगर हर बोर्ड का बच्चा इस लिस्ट को फॉलो कर सकता है। आप अपने मेरिट के हिसाब से लिस्ट को देखोगे, आपको कौन सी फील्ड तकरीबन मिल सकती हैं। सिर्फ कंप्यूटर के पीछे नहीं भागना बेटा, कंप्यूटर के अलावा भी दुनिया में बहुत सारी चीजें होती है, मैं भी आपको आगे चल के बस समझा भी रहूंगा। मगर कहने का मकसद क्या है कि बेटा देखो, इसके अलावा भी दुनिया के अंदर रंगीनियां भी बहुत हैं और दुनिया के अंदर रोशनियां भी बहुत है, सही है ना। तो भाई ओपन डे पे लाजमी जाओ। और यार लाजमी इसलिए जाओ कि देखो जाना कंपलसरी नहीं है, आप ना जाओ घर में बैठ बैठे रहोगे, मसला थोड़ी है, नेटफ्लिक्स देखते रहो। मगर अगर जाओगे ना तो हल्ला गुल्ला थोड़ा करोगे, थोड़ा सा एंजॉय करोगे। लाजमी तौर पे टीचर्स को विजिट करो, डिफरेंट लोगों से जाके मिलो। मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर जाओ, टेक्सटाइल के अंदर जाओ, देखो किस तरीके से दुनिया वर्क करती है, किस तरीके से इंजीनियरिंग लाइफ वर्क करती है। लेबोरेटरीज कैसी है एनईडी की, भाई एनईडी की लेबोरेटरीज कैसी है, कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट कैसा है। कभी आपने देखा है जो मेरे रिजल्ट कार्ड होता है ना, जो अपने बच्चों का रिजल्ट लगाते हैं उसके पीछे एनईडी का सीआईएस का डिपार्टमेंट होता है। स्टेट ऑफ द आर्ट डिपार्टमेंट अभी रिसेंटली बनाया गया था। फूड इंजीनियरिंग कितनी बेहतरीन एक फील्ड है, समझो जाके क्या होता है फूड इंजीनियरिंग के अंदर। भाई खाने वाने नहीं पकाए जाते, प्रॉपर एक साइंस है, इंजीनियरिंग है। इसी तरीके से इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एक बेहतरीन है। आईएम बहुत अच्छी है, आईएम के अंदर जाओगे तो मेरे टीचर्स आपको सारे मिलेंगे, आप जाके कभी मेरे उनसे पूछिएगा, दे विल श्योरली टेलिंग यू। डॉक्टर आमिर इकबाल साहब डीन ऑफ मैकेनिकल एनईडी के एडमिशन कमेटी के हेड करते हैं। सही है ना भाई। तो कहने का मकसद क्या है कि भाई आप कुछ भी करो जाके, आपको वहां पे बेतहाशा जो है ना देखने में मजा आएगा। आप लाजमी तौर पे जाओ, दोस्तों के साथ जाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ जाओ। अच्छा एक मेरे पास क्वेश्चन आता है कि सर क्या वो अपने बहन भाई के साथ जा सकते हैं, तो बेटा बिल्कुल जा सकते हो अपने बहन भाई के साथ, मगर शर्त यह है कि वो बहन भाई आप ही के हो, किसी दूसरे के बहन भाई ना हो, सही है ना। तो खैर इट वॉज अ जोक, जिसको समझ में आया वेरी गुड, सही है ना। खैर वापस आते हैं। कहने का मकसद क्या है कि यार ओपन डे में लाजमी तौर पे जाना है। अगर आप नहीं जा रहे तो बेटा क्या काम करोगे जिंदगी में बैठ के, थोड़ा विजिट विजिट करो, दोस्तों को हल्ला गुल्ला करो एंड सो ऑन। अच्छा इसके अलावा हाफिज कुरान का टेस्ट, अभी भी रिसेंटली इनकी वो आई थी, नोटिफिकेशन आई थी कि जितने भी हुफाज कराम है वो अपनी ओरिजिनल सनद जो हाफिज कुरान की होगी वफाकुल मदारिस की, और एनईडी के एडमिट कार्ड को लेके एनईडी विजिट करेंगे। किस टाइम पे विजिट करना है आप लोगों ने, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पे विजिट करना है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कौन सा है, आप एनईडी के मेन गेट से एंटर होगे, सीधा 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 चलते जाओगे तो आपको एक जहाज दिखा हुआ दिखेगा, जहां पे जहाज है ना, जहाज के बिल्कुल सामने ही एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट मौजूद है, ऐसा है ना। तो आपने वहां पे जाना है सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे आप लोगों ने जाना है। अच्छा इसके अलावा आज शाम में जो है ना प्रॉपर एक लिस्ट भी आ जाएगी जिसमें हर बच्चे का ब्रेकेज लिखा हुआ होगा कि किस बच्चे का किस टाइम के ऊपर हाफिज कुरान का टेस्ट है। मैंने आपको पहले ही बताया था हाफिज कुरान का जो टेस्ट होता है उसका सिंपल आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भाई आपसे कुछ सूरत पूछ ली जाएगी, आपसे कुरान मजीद के बीच में से कुछ सूरत की पूछी जाएगी। तो वो सिंपल टेस्ट होता है और आपको विद इन 2 मिनट में पता चल जाता है कि आपकी नैया है तो पार लगी है, डूब गई, सही है ना। और हाफिज कुरान के जो नंबर होंगे आपके इंटर की मार्क्स में ऐड हो रहे होते हैं, वो आपके एडमिशन टेस्ट के मार्क्स में ऐड नहीं होते, इंटर के मार्क्स में ऐड होते हैं। अच्छा एक क्वेरी और थी जो मेरे पास अक्सर बच्चों की तरफ से आई थी। वो क्वेरी ये थी कि सर अगर मेरा सेकेंड ईयर कंप्लीट हो चुका है तो मेरा सेकेंड ईयर के मार्क्स काउंट होंगे या फर्स्ट ईयर के मार्क्स काउंट होंगे। या फिर सर अगर मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर मैंने लेट सपोज इंप्रूवमेंट के एग्जाम दे रहा था या दे रही थी, तो मेरे कौन सी परसेंटेज काउंट होगी। या फिर सर मेरा ए लेवल्स का रिजल्ट भी मौजूद है, ओ लेवल्स का भी है, तो क्या मेरा ओ लेवल्स का मार्क्स काउंट होंगे। तो बेटा ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि भाई अगर आपका सेकेंड ईयर कंप्लीट हो चुका है, इधर आप इंप्रूव कर रहे हो नहीं कर रहे हो बात की कहानी है। अगर आपका सेकेंड ईयर आपका पर्टिकुलरली कंप्लीट हो चुका है ना, तो बेटा आपका कंप्लीट इंटरमीडिएट के मार्क्स काउंट होंगे, सिर्फ फर्स्ट ईयर के नहीं होंगे। आप में से कुछ बच्चे क्या होते हैं, डेढ़ होशियारी करने की कोशिश करते हैं, फनकारी करने की कोशिश करते हैं, झूठ बोलते हैं अपने फॉर्म के ऊपर। अगर आप में से कोई बच्चा ये काम करता है ना बेटा, तो एनईडी वाले प्रॉपर स्क्रूटनिंग करते हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अगले 4 साल तक एनईडी में सबमिट रहेंगे और एनईडी उनको वेरीफाई करवाता है बोर्ड ऑफिस से, डिफरेंट जगहों से। तो अगर उसमें कोई झेल झोल पकड़ी जाती है ना, तो बेटा रेस्टिकेट कर दिया जाता है और कोई एडमिशन फीस वापस नहीं होती, सही है ना। अच्छा दूसरे नंबर के ऊपर सिमिलरली अगर आपने इंप्रूवमेंट के पेपर दिए थे, अगर आप रिपीट कर रहे थे अपने इंटर को, उस सूरत में भी आपके जो लास्ट ईयर की परसेंटेज है वही काउंट हो रही होगी। सिमिलरली अगर आप ऐसा लास्ट ईयर की परसेंटेज का मतलब ये कि बेटा जो सेकंड ईयर का आपकी सेकंड ईयर की जो आपकी मार्कशीट होती है ना, उसमें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों होती है। मुझे तो एक बात ये समझ में नहीं आती, सर सिर्फ सेकंड ईयर काउंट होगा। अरे भाई सिर्फ सेकंड ईयर का मतलब थोड़ी होता है, आपकी एचएससी की परसेंटेज होती है, एचएससी के अंदर आपका फर्स्ट ईयर भी इंक्लूड होता है, आपका सेकंड ईयर भी इंक्लूड होता है। अगर आपका सेकंड ईयर की परसेंटेज आ चुकी है तो आपकी फिर एचएससी की परसेंटेज काउंट होगी। सिमिलरली जिन बच्चों का ए लेवल्स हो चुका है उनका ए लेवल्स काउंट होगा, और जिन बच्चों का ए लेवल्स का रिजल्ट अभी नहीं आया हुआ उनका ओ लेवल्स की इक्विवेलेंसी काउंट होगी। तो भाई अगर कोई झेल झोल आप करोगे तो वो बाद में पकड़े जाओगे तो उसमें रेस्टिकेट कर दिया जाएगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि जाहिर सी बात है ना, रेस्टिकेट क्यों किया जाएगा, रेस्टिकेट इसलिए किया जाएगा क्योंकि बेटा आपने अगर नंबर अपने गलत लिख दिए, आपने अगर नंबर गलत लिख दिए तो एनईडी को फौरन तो पता नहीं चलेगा। वो एनईडी जब उसके एडमिशन डे को वेरीफाई कर रहे होंगे डॉक्यूमेंट्स को, उसके बाद वेरीफाई कर रहे होंगे, वो देखेंगे यार भाई इस बच्चे की नंबर का परसेंटेज कम थी, इसने तो गलत नंबर डाले हुए थे। इससे नुकसान क्या होगा कि भैया इसकी वजह से जो एक रिजर्विंग बच्चा था जिसका मेरिट इससे ज्यादा बनता, उसका मेरिट तो कम बन रहा है। तो इसका मतलब
मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई इसने चीटिंग करी तो आपको रेस्टिकेट कर देंगे, बैन वैन कर देंगे, सही है ना। तो ये प्रोसेस होता है पूरा। अच्छा, इसके अलावा देखो एक क्वेश्चन जो मेरे पास अक्सर आता है कि सर अगर मैं एनईटी की एडमिशन फीस को अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं भी मेरिट लिस्ट और सीट्स की गाइडेंस के ऊपर जाऊंगा लास्ट के अंदर, तो मैं इसमें आपको कुछ बातें पहले क्लियर करूं ताकि बाकी सारे बच्चों का डिटेल्स वगैरह हो जाए, सही है ना। अच्छा, स्कॉलरशिप के हवाले से बेटा मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई थी एनईटी फेलोशिप प्रोग्राम के ऊपर। एनईटी ने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग फेलोशिप का अनाउंसमेंट करी है। फेलोशिप का मतलब क्या है कि भाई एनईटी सबको स्कॉलरशिप दे रहा है ऑटोमेटिकली, आपको कोई फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब 19 तारीख को मेरिट लिस्ट आएगी ना, तो 19 तारीख से पहले आपने अपना रिकॉर्ड वगैरह चेक कर लेना कि आपकी गलती वलती तो नहीं है ना। तो 19 तारीख को जब मेरिट लिस्ट आएगी ना, साथ ही फेलोशिप में नाम आएंगे। एनईडी के अंदर 4 तरह की स्कॉलरशिप ऑप्शंस आए हैं अभी रिसेंटली, जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई है कि हर बच्चे की फीस उन्होंने कम करी है। कि जिना उसमें फातिमा जिना है, उसमें अल्लामा इकबाल है, उसके अंदर लियाकत अली खान स्कॉलरशिप थी। तो फेलोशिप के ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई थी कि भाई अगर आपका मेरिट स्कोर हाईएस्ट के ऊपर होगा ना, तो आपको 100% स्कॉलरशिप भी मिल रही होगी, 75 भी मिल रही होगी, 50 भी मिल रही होगी, और 25% तो हर एक को स्कॉलरशिप मिलेगी। जिसका भी एनईडी में एडमिशन होगा उसको 25% स्कॉलरशिप वैसे भी मिलेगी। तो ये फेलोशिप वाली जो वीडियो है ना, उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, उसको डिटेल में देखिएगा। मैंने बड़ी मेहनत से रिसर्च करके बनाई थी। बड़े डिफरेंट इंस्टीट्यूट मुझे बैठ के छाप रहे होते हैं, मुझे पता है, मगर उनको इतनी नॉलेज नहीं हो सकती जितनी एनईडी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज मेरी होती है। एनईडी में जितनी रिसोर्सेज मेरी अवेलेबल होती हैं, तो मैंने फेलोशिप पे बड़ी डिटेल के अंदर एक वीडियो डिजाइन करी, उसको लाजमी देखिएगा। अच्छा, वो तमाम बच्चे जिन्होंने गैप ईयर लिया हुआ होगा, हम बच्चे जो गैप ईयर वाले हैं, मेरे पास एक क्वेरी ये भी आ रही थी कि सर अगर मैं गैप ईयर का स्टूडेंट हूं, तो बेटा याद रखिए अगर आप गैप ईयर के स्टूडेंट है ना, तो आपकी इंटर की ए लेवल्स की परसेंटेज में से 0.9% इक्विवेलेंसी आपकी कम हो जाएगी। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपका लास्ट ईयर ए लेवल्स का या आपका लास्ट ईयर इंटरमीडिएट का जो स्कोर था वो 83% थी, तो इस साल जब वो काउंट होगी ना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद से काटने की जरूरत नहीं है, एनईडी खुद डिडक्ट करेगा वो, है ना। जिनका नाम ग्रे से हाईलाइट हो रहा था ना, तो भाई उन सबके क्या होंगे, एक एक परसेंटेज कम हो जाएगी। यानी कि अगर आपकी 83% थी, तो जब आपका मेरिट के अंदर लिस्ट में नाम आएगा ना, वो आपका 82 के नाम के हिसाब से होगा। उसके पीछे लॉजिक क्या है बेटा, उसके पीछे लॉजिक ये कि जिन बच्चों का ग्रे से नाम हाईलाइटेड है ना रिकॉर्ड लिस्ट के ऊपर, इसका मतलब ये कि उनका 2023 के अंदर इंटरमीडिएट ए लेवल्स पास हुआ है। तो उनकी जो गैप ईयर की वजह से क्या होता है, 1% उनकी कट होगी। यानी कि अगर आपकी पहले 83 थी, 82 हो जाएगी, अगर आपकी पहले 85 थी तो 84 हो जाएगी, तो उनकी तकरीबन 1% कट हो रही होती है। आपको खुद से काटने की जरूरत नहीं है, एनईडी खुद काटेगा भाई। ये नहीं कि आप काट के वो फॉर्म में डाल लो, तो आपको काटने की जरूरत नहीं है, एनईडी खुद से कट कर रहा होगा। अच्छा, अब आते हैं फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर। तो बेटा अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। सर कौन सी फील्ड को सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सी सीट मुझे लेनी चाहिए अगर मेरा एनईडी के अंदर लो मेरिट है, अगर मेरा क्या है एनईडी के अंदर लो मेरिट है, तो हमें किस फील्ड के ऊपर मूव करना चाहिए, हमें किस फील्ड को सिलेक्ट करना चाहिए। और फिर बहुत सारे बच्चे जिनका एक क्वेश्चन था मुझसे कि सर मीरपुर खास बोर्ड की मेरिट लिस्ट क्या है, ए लेवल्स के बच्चों की मेरिट लिस्ट क्या है, तो मैं आप लोगों को वो भी शेयर कर देता हूँ। मैंने बड़ी रिसर्च करी है उसके ऊपर, बड़ी मेहनत करके मैंने वो चीजें भी निकाली हैं, मैं आपसे वो चीज भी शेयर कर देता हूँ। मगर देखो सबसे पहले मैंने आपको सीट डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए दिखाई कि आपको आइडिया हो जाए कि सीट डिस्ट्रीब्यूशन की फायदा क्या है, आपको आइडिया होगा कि भाई आपके मुकाबले में कितने और बच्चे सिर्फ सेलेक्ट होंगे। याद रखिएगा आपको कोई भी सीट जो एनईडी के अंदर मिलेगी ना, कोई भी सीट हो, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले सीट डिस्ट्रीब्यूशन पे जाके देखना है कि अगर आप रेगुलर कैटेगरी पे अप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जांपल लेट सपोज अगर मैं रेगुलर कैटेगरी के ऊपर अप्लाई कर रहा हूं ना, तो मुझे पता है कि रेगुलर कैटेगरी के ऊपर मेरे पास देखो केमिकल इंजीनियरिंग की सिर्फ 43 सीट्स आ रही हैं अगर मुझे केमिकल में जाना था, और मेरे पास देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सिर्फ 38 सीट्स हैं, मेरे पास कंप्यूटर साइंस की सिर्फ 60 सीट्स हैं, मेरे पास कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी की सिर्फ 68 सीट्स हैं। यानी कि देखो मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि यार मेरा कंपटीशन बड़ा सख्त होने वाला है कि अगर मेरा मेरिट स्कोर कम बन रहा है। तो भाई एक अक्सर बच्चों के जहनों में क्वेश्चन होता है कि सर अगर मेरा कम मेरिट आए तो फिर मैं किस फील्ड के ऊपर जाऊं, क्या मैं किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के ऊपर जाऊं। तो भाई ये चीज, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आप अपने तमाम दोस्तों से शेयर करिएगा सर हाशिम ने क्या बताया, क्योंकि देखो आई एम नॉट जस्ट अ टिपिकल मैथमेटिक्स टीचर, आई हैव रिप्रेजेंटेड एंड आई हैव वर्कड इन मल्टीपल कॉर्पोरेट सेक्टर्स। सो भाई मैं आपको कुछ बातें यहाँ पे शेयर करूंगा ताकि आपको थोड़ी हौसला अफजाई हो सके, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं इनफैक्ट मेरे एक बड़े अच्छे एक करीबी जानने वाले हैं, कल मेरी उनसे मुलाकात हुई, मुझसे कहते हैं कि सर वो बेटी का जो है ना स्कोर मेरा तकरीबन 78 75 आया है, तो आप मुझे ये बताइए क्या मैं उसको सर सैयद भेज दूं कि या मैं उसको गैप ईयर लेने में मजबूर करूं। अब अक्सर बच्चों को यही नहीं पता होता कि यार गैप ईयर जो लेना होता है ना बेटा, ये सबसे बड़ी डार्क रियलिटी होती है। अक्सर लोगों को लगता है कि भाई गैप ईयर लेना बड़ा मजाक का काम होता है। बेटा गैप ईयर लेने के ऊपर जो है ना नसें खुल जाती हैं, क्योंकि भाई जब आपके साथ वाले हजारों बच्चे आपसे आगे निकल जाए ना, तो ये बहुत बड़ा एक डिप्रेशन का मर्ज बन जाता है। जब आपके साथ वाले आपसे आगे जाके तालीम हासिल कर रहे हो, जब आपके साथ वाले आपसे आगे जाके पढ़ाई कर रहे हो, तो आप गैप ईयर
ईयर लेके आप घर पे बैठे हुए होगे, घर पे आपको घर वाले ताने मार रहे हैं कि तू पूरा दिन ऐसी पड़ा रहता है या पड़ी रहती है, तो उसके ऊपर बड़ा मुश्किल हो जाता है कोप अप करना चीजों के साथ। जब आप स्नैपचैट के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर अपने दोस्तों को नस्ट के अंदर, फास्ट के अंदर, एनईडी के अंदर एंजॉय करते हुए देखोगे, तो आप जब गैप ईयर लेके बैठे हुए होते हो ना, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कंसंट्रेट करना, परेशान होके चीजों को फिगर आउट करना एंड सो ऑन। तो भाई गैप ईयर लेना कोई मजाक नहीं है, आपने खुदारा गैप ईयर का भी नहीं सोचना। अभी आपके पास टाइम है अपनी दूसरी चीजों को फिगर आउट करने का। तो भाई अगर आपका मेरिट कम भी है ना, तो आप इस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी समझो कि भाई अगर कंप्यूटर की फील्ड्स के अंदर एडमिशन नहीं हो रहा, तो फिर व्हाट नेक्स्ट। भाई क्या जरूरी है कंप्यूटर के अंदर जाना? भाई कंप्यूटर के अलावा किन चीजों का स्कोप है, आप उनके ऊपर भी आ सकते हो। देखो आपको सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखना पड़ेगा। मैं हमेशा बच्चों से एक बात कहता हूँ कि भाई खुदारा ये जो नॉर्मल बंदे होते हैं ना, उनसे गाइडेंस लेने के बजाय प्रॉपर एक प्रोफेशनल इंसान से हमेशा गाइडेंस लो। देखो हमेशा फील्ड को सेलेक्ट करते हुए अपने इंटरेस्ट को लाजमी तौर पे आप देखें, इंटरेस्ट को लाजमी तौर पे देखें। आपका इंटरेस्ट कहां पे लाई कर रहा है? कि लेट सपोज अगर आपको लगता है ना कि आपको वाकई में सिर्फ सॉफ्टवेयर में जाना है, या कंप्यूटर में जाना है, या कंप्यूटर सिस्टम इंफॉर्मेशन में जाना है, तो भाई सबसे पहले फिगर आउट करो कि यार आपको वाकई में कोडिंग आती भी है। ये नहीं तो बाद में फिर एक साल के बाद बैठ के रो रहे हो कि कोडिंग समझ में नहीं आती सर, वो समझ में नहीं आता कोडिंग बन कैसे रही है, एल्गोरिथम कैसे बनते हैं सर समझ में नहीं आ रहा सर, वो समझ में नहीं आ रहा सर, वो किस तरीके से आर लैंग्वेज अप्लाई हो रही है, किस तरीके से क्या हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो कहने का मकसद ये है कि भाई अगर तो कोडिंग पसंद है, कंप्यूटर साइड पे जाओ, अपना इंटरेस्ट डेवलप करो। अभी आपके पास जो ये टाइम है ना, इस टाइम के अंदर यूट्यूब के ऊपर जाओ, सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ प्रोग्राम्स। भाई आपको चेक करना है आपको वाकई में कोडिंग का शौक है नहीं है, आप सिंपल तरीके से यूट्यूब के ऊपर जाओ, बेसिक लैंग्वेज से स्टार्ट करो। सही है ना? यूट्यूब के ऊपर जाओ, लिखो योलो 5 टेक्नोलॉजी, योलो वी टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर आप हाथ से सेंसर बनाओ, डिजाइन करो भाई सेंसर। सेंसर पाइथन के ऊपर ही बनेगा, आप सिंपल थॉनी को डाउनलोड कर लो अपने पास, या और किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लो, और उसके ऊपर फिर बैठ के थॉनी, वैसे आई विल ऑलवेज रिकमेंड पाइथन को अगर कभी सीख रहे हैं ना, थॉनी के थ्रू सीखो। थॉनी एक सबसे बेसिक मॉड्यूल है, तो उसके ऊपर जो इनिशियल लर्नर्स होते हैं उनके लिए बड़ा आसान होता है सीखना। तो यूट्यूब के ऊपर जाओ, मैं आपको प्रोग्राम बताता हूँ, यूलो 5 की टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर देखो किस तरीके से आप फेस डिटेक्शन ऐप बना सकते हो। सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब को देखते देखते बनाओ। अगर तो मजा आ रहा है ना, इसका मतलब ये कि भाई आपको कोडिंग पसंद है, आप कर लोगे। By the way, भाई ये सारी काम हम मंजन कहानी हमें भी पता है, हमने सारी काम करे हुए हैं। तो भाई कहने का मकसद क्या है कि यार ये यूलो 5 की टेक्नोलॉजी हो गई, या फिर पाइथन के ऊपर जाओ, सी प्लस प्लस का कोई प्रोग्राम लिखो, उसको बैठ के कंपाइल करो, कोडिंग करो उसकी। अगर तो आपको समझ में आता है, अगर तो आपको अच्छा लगता है ना, तो इसका मतलब ये कि आप कर सकते हो उसको। इसके अलावा देखो, अगर आपका कंप्यूटर के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर, या कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नहीं एडमिशन होता, तो व्हाट नेक्स्ट। भाई आपको अपने ऑप्शंस को हमेशा खुला रखना है। मैं हमेशा बच्चों को बात बताता हूं कि देखो, मैं अभी आपसे तमाम की तमाम मेरिट लिस्ट भी शेयर कर देता हूं, मगर एक चीज ध्यान में रखिएगा कि भाई अगर आपका एनईडी के कंप्यूटर्स में एडमिशन नहीं हो रहा, तो भाई जरूरी थोड़ी कि आप गैप ईयर लेने के ऊपर जाओ। भाई आप एनईडी के इलेक्ट्रिकल के ऊपर जा सकते हो। इलेक्ट्रिकल की जो फील्ड है बड़ी अच्छी फील्ड है। इलेक्ट्रिकल बेसिकली आपके पास कंप्यूटर की मदर फील्ड कहलाती है, कंप्यूटर साइंस की मदर फील्ड है इलेक्ट्रिकल। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये भी सीएस की मदर फील्ड है। तो भाई अगर आपका एनईडी के सीएस के अंदर नहीं हो रहा, तो आप इलेक्ट्रिकल पे भी जा सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग का शौक है, अगर आपको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का शौक है, उसके लिए बेस्ट फील्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। अगर मैकेनिकल में नहीं होता तो आईएम बेस्ट है। या फिर अगर आपको मैकेनिकल और मैनेजमेंट पढ़ने का शौक है, तो उसके लिए भी आईएम बेस्ट। सर लोगों को बेसिक कैरियर गाइडेंस उनके पास नहीं होती ना। असल में देखो, आप लोग जो क्वेश्चन अपने पूछते हो ना, नॉर्मल टिपिकल एक मैथ्स के टीचर से पूछ रहे होते हैं, इंग्लिश के टीचर से, फिजिक्स के टीचर से। भाई उन्होंने जिंदगी के अंदर किसी कॉर्पोरेट सेक्टर पे काम नहीं करा हुआ। हमेशा एक अपने प्रोफेशनल लाइफ का क्वेश्चन प्रोफेशनल इंसान से पूछो, जिसने वाकई के अंदर किसी न किसी कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर सर्व करा हुआ होगा। रिमेंबर दिस थिंग। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता इलेक्ट्रिकल का स्कोप क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स का स्कोप क्या, मैकेनिकल कैसे वर्क करती है, आईएम कैसे वर्क करती है। अब देखो मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगा। अक्सर लोगों को क्या होता है, कंप्यूटर में जाने का शौक है, इलेक्ट्रिकल में जाने का शौक है, मगर लेट सपोज आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं मिलती, नाउ व्हाट नेक्स्ट। अब आप क्या करोगे? खुदकुशी कर लोगे, गैप ईयर लोगे? नहीं, ऐसी कोई फनकारी नहीं करनी। भाई आपने क्या करना है, आप जिंदगी के अंदर किसी भी फील्ड पे जाने के बाद किसी भी दूसरी फील्ड में स्विच कर सकते हो। देखो हमारे मुल्क के अंदर कोई भी बच्चा तालीम क्यों हासिल करता है? अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, भाई मेरी ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेरा जो लास्ट का पार्ट है ना, जिसको मैंने बड़ी मेहनत से तैयार कर रहा हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करिएगा। भाई आपकी हमारे मुल्क के अंदर कोई भी इंसान तालीम क्यों हासिल करता है? आप तमाम लोग बोलेंगे, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, आप लोग बोलेंगे सर शादी करने के लिए, या फिर सर मैं तो तालीम इसलिए हासिल कर रहा हूं ताकि पैसा आ जाए, या फिर गली के अमजद भाई को दिखा सकूं, या फिर गली के शोएब भाई को बता सकूं यूएसए के अंदर मेरा घर है, या फिर ऑस्ट्रेलिया में मेरा घर है। तो अक्सर लोग तालीम इसलिए हासिल करते हैं। तो भाई हमारे मुल्क में तालीम इसलिए हासिल कीजिए। बहुत कम कोई ऐसा बच्चा होगा जो बोले कि सर मैं आइंस्टाइन बनना है इसलिए मैं तालीम हासिल कर रहा हूं। ऐसा नहीं होता, सा है ना? तो यार तालीम अगर पैसा हासिल
हासिल करने के लिए की जा रही है, तो पैसा तो आपको हर फील्ड में मिलेगा भाई। पैसा तो कोचिंग सेंटर में भी बैठा हुआ है, पैसा तो आपके पास मैकेनिकल में भी है, पैसा तो इलेक्ट्रिकल के अंदर भी है, पैसा तो आपके पास आईएम में भी है, पैसा तो आपके पास सप्लाई चेन में भी है, पैसा तो आपके पास फार्मास्यूटिकल में भी है, पैसा तो आपको अपना बिजनेस करने में भी है, पैसा तो आप अपने कपड़े की दुकान खोल लो उसमें भी है। तो जरूरी थोड़ी कंप्यूटर में जाके पैसा मिलेगा। हमेशा आपका असल गोल होना चाहिए एक अच्छी तालीम का हसूल होना। अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो सिर्फ एक बत्ती के पीछे भाग रहे होते हैं कि ये सारे लोग कंप्यूटर में जा रहे हैं तो मैं भी कंप्यूटर में जाऊंगा। भाई अगर आपका शौक कंप्यूटर है तभी उसके अंदर जाओ ना यार। अगर आपको शौक नहीं है तो भाई जिस चीज का शौक है मैं उसके ऊपर जाऊं। मुझे बड़ा मजा आता है बच्चों को गाइड करने में। मैं अब तो खैर काफी कम कर पाता हूं अपने थ्रू व्हाट्सएप के जरिए, मगर मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने यूट्यूब के थ्रू बहुत ज्यादा करता हूं, क्योंकि भाई मेरी आवाज हर घर में सुनी जाती है तो अक्सर बच्चे बड़े मोटिवेट होते हैं। तो यार मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं, मैं आपको एक बड़े मजे की कहानी सुनाता हूं। मैं अक्सर लोगों को जो है ना कुछ स्टोरीज शेयर करता हूं, वो स्टोरीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसमें कोई चीज होती है सीखने के लिए। तो भाई मेरे पास मेरा एक दोस्त था, वो दोस्त मेरे साथ डीजे में होता था एक जमाने में, सही है ना। वो उसको बहुत शौक था, क्रेज था उसको एनईडी से सिविल इंजीनियरिंग करने का, और उसका एडमिशन भी हुआ। एनईडी में जब उसका एडमिशन हुआ ना, तो उसका नाम है शाहरुख खान। मैं आपको नाम ओपनली बता देता हूँ, कोई चैलेंज करना चाहे चैलेंज कर सकता है। बल्कि मैं आपको इसकी वो भी बता देता हूँ, ये बड़ा मशहूर इंसान है, इसका नाम है शाहरुख खान। सही है ना। शाहरुख खान जो था ना, इसका क्रेज था एनईडी से सिविल इंजीनियरिंग करना। आपको पता है इसने जब एनईडी से सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट करी, या जॉब कहां पे कर रहा है, या आज हबीब बैंक जो है ना उसके अंदर साइबर सिक्योरिटी के अंदर असिस्टेंट मैनेजर है। इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर साइबर सिक्योरिटी के अंदर, हालांकि इसने पढ़ा हुआ क्या है, सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है। तो भाई अगर आपको कंप्यूटर का शौक है ना, आप किसी भी फील्ड से तालीम हासिल कर लो, आप एट द एंड ऑफ द डे उस फील्ड को वैसे ही हासिल कर सकते हो। तो भाई अगर आपको कंप्यूटर की कोई फील्ड नहीं मिल रही ना, तो आप इलेक्ट्रिकल भी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स भी कर सकते हो। देयर आर मल्टीपल पीपल यार जो इलेक्ट्रिकल करने के बाद सीएस में मास्टर्स कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स करने के बाद सीएस में मास्टर्स कर लेते हैं। भाई एक अच्छी यूनिवर्सिटी आपको काफी सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करती है, इसलिए मैं कहूंगा कि यार एनईडी में अगर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रही है उसको लाजमी तौर पे लो। तो मैं आपको इस बच्चे की कहानी सुना रहा हूँ अभी, कि भाई ये डीजे में मेरे साथ होते थे, और ये पाकिस्तान का बड़ा मशहूर डिबेटर है। इनफैक्ट माशाल्लाह से ही इज अ वेरी फेमस पर्सन। आप कभी भी जो है ना यूट्यूब के ऊपर जाके लिखिएगा शाहरुख खान फेमस डिबेट, शाहरुख खान एयर वाई न्यूज डिबेट, शाहरुख खान फ्रॉम एनईडी डिबेट, तो इसकी काफी सारी डिबेट्स के आपके पास वो भी आ जाएंगी, वैल्यू चैनल्स भी आ जाएंगे। और आज आपको मैं बात बताऊं, ये बंदा जो है ना साइबर सिक्योरिटी को हेड कर रहा है किसी डिपार्टमेंट को हबीब बैंक के अंदर। उससे पहले ये पाकिस्तान पेट्रोलियम में शायद बैठा हुआ था। रिसेंटली मैंने कोई इंस्टा की स्टोरी देखी थी, पाकिस्तान पेट्रोलियम में माशाल्लाह से बैठा हुआ था। और इसने ये इसके रिसर्च पेपर्स दुनिया में पब्लिश हो रहे हैं। इसने अभी 4 से ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश कर चुका है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। हालांकि पढ़ा हुआ क्या है इस बंदे ने, सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं सर, अगर कंप्यूटर नहीं मिली तो जिंदगी में अंधेरा आ जाएगा, सर कंप्यूटर नहीं मिली तो खुदकुशी कर लूंगा मैं तो बैठ के, कंप्यूटर नहीं मिली तो डिप्रेशन में जा रहा हूँ, या सर मेरी परसेंटेज 60s के अंदर है, सर मैं तो बहुत वो आ रहा हूँ। मेरे पास कल से ऐसे बेतहाशा मैसेजेस आए कि सर मेरी 70s के अंदर मेरी तो एग्रीगेट आ रहा है, सर मैं तो खुदकुशी कर लूंगा, ये कर लूंगा। भाई याद रखिएगा, रिस्क का जो ताल्लुक है ना, रिस्क ऊपर वाले के जिम्मे है, रिस्क तुम्हारे जिम्मे है ही नहीं बेटा। आपकी जिंदगी में इतना रिस्क आपका लिखा हुआ है ना, आपको मिलकर रहेगा ना। कोई बंदा उससे ज्यादा आपको 2 लाख में दे सकता है ना, उससे कम दे सकता है। मैं देखो कुछ लोगों की स्टोरीज में पर्सनली शेयर करता हूँ, मेरे नजदीक वो मेरे हीरोज होते हैं। ये शाहरुख, इसको शायद पता भी नहीं कि मैं इसका नाम यूज कर रहा हूँ, इसको मैं बता रहा हूँ, इसको कोई इसको बाद में बता देगा तो मुझे जरूर मैसेज करेगा ये। तो भाई मेरे नजदीकी हीरो है, क्योंकि यार इसने तालीम अपनी हासिल करी थी सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। उसके बाद ये आज क्या कर रहा है, हबीब के अंदर, ये हबीब ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर साइबर सिक्योरिटी को हेड कर रहा है। इसके रिसर्च पेपर्स इतने फेमस हुए थे कि भाई इनका जो हबीब का जो हेड था साइबर सिक्योरिटी का आईटी का, वो बंदा अपने डिपार्टमेंट में शेयर कर रहा था रिसर्च पेपर। तो बाद में उनको किसी ने बताया कि भाई ये सर ये हमारी ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर ये मौजूद है साहब, और इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग करी हुई और ये साइबर सिक्योरिटी के अंदर काफी रिसर्च करके बैठे हुए हैं। तो भाई कहने का मकसद ये कि यार अगर आपका कंप्यूटर में नहीं होता जिंदगी एंड नहीं होती। देयर आर मल्टीपल ऑप्शन यू कैन गो यार, मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल हैं। सिमिलरली मैं आपको एक और बंदे की कहानी बताता हूँ, भाई आपको सुननी है ना, मैं आपको बताता हूँ। इन बंदे का नाम है, मेरा एक बड़ा अच्छे दोस्त है। जब देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर द सेकंड लार्जेस्ट लॉजिस्टिक कंपनी ऑफ द वर्ल्ड, आई वाज वर्किंग फॉर द डीएसवी सॉल्यूशंस। मैंने एक अरसा काम किया था उनके लिए। वहां पे उनका एक क्लाइंट था रेड बुल। रेड बुल की पूरे पाकिस्तान में जो सप्लाई होती है वो एजिलिटी के जरिए होती है, डीएसवी के जरिए होती है। पूरे पाकिस्तान में रेड बुल सिर्फ एक ही जगह से जाती है, बेसिकली नॉर्वे से बन के दुबई आती है, दुबई से बन के देन ये कराची के अंदर एजिलिटी के पोर्ट कासिम के ऊपर इनका वो है, इनका इनका ये था स्टोरेज था। वहां से जो है ना फिर रेड बुल पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होती थी। तो रेड बुल को जो मैनेज कर रहा है बंदा, रेड बुल को पूरे पाकिस्तान में जो मैनेज कर रहा है, वो एनईडी का मैनेजमेंट साइंस से ग्रेजुएट है। उसका नाम हम्माद है, हम्माद भाई थे, बड़े अच्छे दोस्त मेरे। तो वो जो बंदा था वो एनईडी का मैनेजमेंट साइंस से ग्रेजुएट था। उसकी सैलरी क्या होगी भाई, अगेन एक बेताज अच्छी सैलरी होगी भाई। पूरे पाकिस्तान दुनिया में उनका टूर करवाया जा रहा होता है। तो भाई अगर आप सिर्फ पैसा देख के किसी फील्ड के ऊपर आ रहे हो, आप गलत काम कर रहे हो। मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो, आप सिविल इंजीनियरिंग करते हो, आप इलेक्ट्रिकल करते हो, आप मैकेनिकल करते हो, आईएम करते हो, आप कंप्यूटर की कोई फील्ड पढ़ते हो, रिमेंबर दिस थिंग, एट द एंड
ऑफ द डे पैसा आपको मिलेगा अगर आप मेहनत करोगे। भाई मेहनत के ऊपर पैसा है। अक्सर बच्चों को एक क्वेश्चन होता है, नहीं सर वो मैकेनिकल करने के बाद तो बेरोजगार हो जाते हैं। भाई ये इंतहाई बेकार किस्म की शिटी लॉजिक है। अगर आपके चाचे ने, आपके मामे ने, आपके अंकल ने जिंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं है, कुछ काम हासिल नहीं करा, तो बेटा इसका मतलब वो नालायक थे। इसका मतलब सारे मैकेनिकल इंजीनियर्स नालायक नहीं है। बेटा दुनिया में एक चीज है, उसको कहा जाता है लिंक्डइन। उसको कभी फॉर्म करिएगा, उसको फॉर्म करने के बाद चेक करिएगा वहां पे एनईडी का मैकेनिकल कहां कहां बैठा हुआ है, मैकेनिकल की जॉब्स क्या होती है, कभी सर्च तो करो ना उसको। आईएम वालों की जॉब क्या होती है? आईएम वाला सप्लाई चेन में आ सकता है, आईएम वाला इंडस्ट्रियल साइड पे आ सकता है, आईएम वाला प्रोडक्शन साइड पे आ सकता है, आईएम वाला आपके पास हर किस्म की फील्ड इंडस्ट्री में आ सकता है। बहुत अच्छा स्कोप है भैया। भाई अगेन डिपेंड करता है। अक्सर बच्चे क्या होते हैं, अक्सर बच्चे जो है ना इस लिस्ट को देख के, ये लिस्ट मैं ही बनाता हूँ बेटा, हर साल के एंड में लिस्ट मैं डिजाइन करता हूँ, आपको मैं ओपनली बता देता हूँ। डिफरेंट इंस्टीट्यूट इसको बेशर्मों की तरह छाप रहे होते हैं बैठ के माशाल्लाह से, तो मैं ये लिस्ट हर साल मैं बनाता हूँ। किसी इंस्टीट्यूट को नहीं पता होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है क्या नहीं होती, आप चेक करिएगा। डिफरेंट इंस्टीट्यूट, एक इंस्टीट्यूट है उसने यही लिस्ट चलाई हुई है, तो भाई उसके अंदर ये सेम ऑर्डर आ रहा होगा। ये लिस्ट मैंने बनाई हुई है बेटा पूरी की पूरी बैठ के, मेरे पास इसका एक्सेल का नॉर्मल वर्जन भी पड़ा हुआ होगा। कहने का मकसद क्या है, भाई अक्सर बच्चे जो है ना स्टार्टिंग की जो फील्ड्स होती है इनको देख के मुतासिर हो जाते हैं कि सर इसमें 86 के ऊपर क्लोजिंग हो रही है तो इसका स्कोप ज्यादा होगा। अरे भाई आप सॉफ्टवेयर बनने के बाद भी बेरोजगार हो सकते हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के बाद भी बेरोजगार हो सकते हो अगर आपको काम करना नहीं आता। आप कंप्यूटर इंजीनियर बनने के बाद भी बेरोजगार हो सकते हो अगर आपको काम नहीं आता। सेम गोज फॉर एनी फील्ड, सेम गोज फॉर एनी फील्ड। यार मैं आपको एक और एग्जांपल क्या शेयर करूं। आपको याद है वो एक यूट्यूबर है जुनेद अकरम साहब, उन्होंने एक अर्बन इंजीनियरिंग एनईटी वाले का एक इंटरव्यू करा था कि वो अमेरिका में बैठी हुई थी, वो एनईटी के अंदर टीचर थी खातून, बाद में अमेरिका जाके मास्टर्स करी तो वहां पे कितना स्कोप है। तो कहने का मकसद क्या है, देखो आप कोई भी फील्ड सेलेक्ट कर रहे हो, कोई भी फील्ड आप सेलेक्ट करते हो, रिमेंबर दिस थिंग, हर फील्ड में पैसा है। यार 3 डब्बे वाले के पास भी आज के जमाने में शायद जो है ना आईफोन मौजूद होता है। बच्चों के बात समझ में नहीं आती। भाई हर चीज पैसा नहीं होता, पैसा आपको हर चीज में मिलेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ पैसा बेटा आपको मिलेगा। आप मेरी इस बात को कहीं पे लिख लो बच्चे, बच्चे तुम्हें जिंदगी के हर मोड़ पे पैसा मिलेगा अगर तुम ईमानदारी से, अगर तुम मेहनत से अपनी काम करोगे, तुम्हें पैसा मिलेगा। तुम्हें वहां से पैसा मिलेगा तुम सोच नहीं सकते। तो सिर्फ सॉफ्टवेयर जाना, सिर्फ कंप्यूटर जाना कोई बड़ी वो नहीं अचीवमेंट। अपने स्कोप को देखो, अपनी फील्ड को देखो। मुझे एक बड़ी अच्छी चीज लगी, कल मेरे पास एक बच्चे का, ऐसे मैंने बताया मैसेज आया कि उसने कहा कि सर मैं पेट्रोलियम करना चाहती हूँ। मैंने बोला बिल्कुल करो। मैंने नहीं उसने मुझसे पूछा पेट्रोलियम इलेक्ट्रिकल करूँ, मैंने बोला इलेक्ट्रिकल कर लो। कहते सर पेट्रोलियम बुराई है, मैं बोला नहीं बुराई, अगर आपको वाकई में पेट्रोलियम का शौक है तो लाजमी तौर पर जाओ। आपके घर वाले इधर से उधर हो जाएं, घर वाले घर से निकाल दें, फिर भी पेट्रोलियम के ऊपर जाओ क्योंकि आपका शौक है। तो भाई अक्सर बच्चों की बात समझ में नहीं आती। मैं हमेशा बच्चों से एक बात कहता हूं कि देखो आपके घर वाले क्या होंगे, भाई घर वालों की ओल्ड सोच है, उनको कुछ नहीं पता होता, उन्होंने कोई कॉर्पोरेट साइट पे काम नहीं करा हुआ। आपके फादर को क्या पता कि यार इंजीनियरिंग का किस साइट पे कॉर्पोरेट डोमेन आ रही है। असल में फादर्स जो होते हैं ना, या हमारे घर के जो अंकल्स होते हैं, वो किसी दूसरे बंदे को देखते हो, गली की अमजद भाई जो है ना, वो सॉफ्टवेयर करने का ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए, तुम भी बेटा सॉफ्टवेयर कर लो ऑस्ट्रेलिया आ जाना। अरे जब तक तुम बेटा करोगे ना तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन पॉलिसीज क्या होंगी तुम्हें इसका आइडिया भी नहीं है अभी। तो भाई जो अभी कर रहे हो उसको तो शौक पे करो ना। अगर आपका शौक पेट्रोलियम है तो लाजमी पेट्रोलियम के ऊपर जाओ, बिल्कुल जाओ, बेतहाशा जाओ। भाई 4 साल की तुम्हें डिग्री हासिल करनी है, इस 4 साल के बाद देखो कैरियर जरूरी थोड़ी है कि आप जो चीज पढ़ लो उसी में कैरियर बनेगा। भाई कैरियर तो कहीं से कहीं निकल जाता है इंसान का। मैं आपको एक और बंदे की कहानी बताता हूँ, देखो मुझे कुछ चीजों को शेयर करने में बड़ा मजा आता है। मैं कुछ अपने लाइफ के हीरोज होते हैं उनको मैं बड़ा शेयर करता हूँ। मेरा एक बड़ा गहरा दोस्त है, इसका नाम है हुसैन। ये कराची के अंदर 7वें नंबर के ऊपर था एट अ टाइम ऑफ एडमिशन, 7वें नंबर के ऊपर इसका नाम था मेरिट लिस्ट के ऊपर। इसने अपनी पसंद से फील्ड सेलेक्ट करी थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। वेरी डिसेंट गाय, वन ऑफ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, रातों के अंदर इसके साथ मैं बैठता था। एंड मैं देखो कुछ चीजें मैं इसलिए शेयर करता हूँ, मैं नॉर्मली अपने बच्चों से बहुत सारी बातें शेयर कर देता हूँ क्योंकि जब मेरा मूड होता है बच्चों को गाइड करने का। तो ये एनईडी ये पूरे कराची के अंदर 7वें नंबर पे इसका मेरिट लिस्ट पे नाम था। और इस बच्चे ने अपनी पसंद से एनईडी की पहली मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फील्ड ली थी, यानी कि उस वक्त तक किसी ने मैकेनिकल सेलेक्ट नहीं करी थी, पहली फील्ड सेलेक्ट करी थी। आपको पता है 4 साल के बाद ये आज क्या कर रहा है। 4 साल के बाद मतलब जब इसने एंड करा था ना, उसके बाद इसने 6 महीने खाली मैकेनिकल सेक्टर में जॉब करी। कहता है यार हाशिम मजा नहीं आ रहा। कहते हैं मैकेनिकल की पढ़ाई बहुत मजे की थी हाशिम, और ये बहुत अच्छी जीपीए से पास आउट हुआ। कहते हैं यार मैकेनिकल पढ़ने में मजा आया था, मैकेनिकल देखने में मजा आया था। कहते हैं यार मगर मैकेनिकल में कैरियर नहीं बनाना मुझे। कहता है यार मैं अपना कैरियर स्विच कर रहा हूँ। मैं बोला क्या कर रहा है। कहता है यार मैं डिजिटल मार्केटिंग को जा रहा हूँ। और लिटरली आज ये बंदा डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बैठा हुआ है माशाल्लाह से, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ एंड सो ऑन। तो भाई कहने का मकसद क्या है, कहने का मकसद ये कि भाई आप 4 साल के बाद अपना कैरियर कहाँ ड्रॉ करते हो, वो एक डिफरेंट चीज आती है, डिफरेंट डिबेट आती है। मगर आपको जो आप चीज पढ़ रहे हो ना, आप उसको हमेशा इंटरेस्ट लेके पढ़ो। देखो 4 साल पढ़ना आसान नहीं होता यार। वो रेंचो वाली जो कहानी है ना, 3 इडियट्स में, बड़ी एक रियलिस्टिक कहानी है, कभी उसको बैठ के तरीके से समझिएगा। वो पूरी इंजीनियरिंग लाइफ के ऊपर बनी हुई है कि इंजीनियरिंग लाइफ वाकई में क्या होती है। कि यार एक बंदा गमगीन है, क्यों गमगीन है, कि भाई एक को पर्टिकुलरली उसके घर वाले कहते हैं कि भाई तूने अच्छे नंबर लेने, उसे नंबर ही नहीं आते। दूसरे वाले का इंटरेस्ट कहीं और होता है, कहीं और आ जाता है, वो फरहान जो होता है। तो भाई आप अपनी जिंदगी में फरहान आपने नहीं बनना, आपने रेंचो बनना है। रेंचो का अपना इंटरेस्ट था इंजीनियरिंग के अंदर। तो अगर आप फरहान बनोगे ना,
तो बेटा फरहान का मसला क्या है? फरहान का मसला ये था कि भाई उसका इंटरेस्ट किसी और चीज के अंदर था और वो पढ़ कुछ और रहा था। तो पास तो हो जाओगे कर करके, मगर जॉब नहीं मिलेगी भाई। जॉब उस वक्त मिलेगी जब आपको मालूम हो कि जॉब हासिल कैसे करनी है। यार मैं अपनी बात कर लेता हूँ। आई हैव वर्कड फॉर द थर्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल एज वेल, दैट इज जीएसके। पैनाडोल की गोली कभी अगर आपने खाई हो, यार बेतहाशा बच्चे ने अप्लाई करा होगा मेरे ख्याल में। आईबी का बच्चा भी मेरे साथ होता है, जीआईके का भी होता है, लम्स का भी होता है, कॉमसेट्स का भी होता है, पाकिस्तान की बेस्ट इंस्टीट्यूट्स का बच्चा होता है। इनफैक्ट अमेरिका का जो होता है वो भी बच्चा बैठा होता है, जो पाकिस्तानी अमेरिकन होते हैं ना, जो बैचलर्स करने के लिए गए हुए होते हैं, वो भी हमारे काफी सारे वापस आके बैठे होते हैं, क्योंकि काफी मल्टी नेशनल है, तो ऑब्वियसली काफी बड़ी फॉर्म है और ऑब्वियसली उसके अंदर बड़ी क्रीम बैठी हुई होती है। तो भाई उसका इंटरव्यू का क्लियर करना आसान होता नहीं होता। तो भाई इंटरव्यू के नॉर्मल बच्चा क्लियर कर सकता नहीं कर सकता। देखो अगर आपको जॉब जो लेनी है ना बेटा, जॉब आपको मिलती है आपकी काबिलियत के ऊपर, जॉब आपको मिलती है आपकी मेहनत के ऊपर। तो भाई अगर आपने कोई चीज समझ के पढ़ी होगी 4 साल, तभी तो आपको जॉब मिलेगी ना। अगर समझ के नहीं पड़ी होगी तो जॉब कैसे मिलेगी? तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं इस बात को समझा समझा के आपको थक गया। आप चेक करना चाहो, ये कोई भी जो मैंने एग्जांपल दी है गलत नहीं है। आप आज भी यूट्यूब पे जाके चेक करोगे, शाहरुख खान जाके लिखिएगा, इसकी यूट्यूब की स्पीच आपके पास आ जाएगी। ही इज वन ऑफ माय वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। आप जाके सर्च करिएगा शाहरुख खान यूट्यूब के ऊपर, इसने एयरवाई के ऊपर अवार्ड जीते थे अपने। ये पाकिस्तान का बड़ा मशहूर डिबेटर है अपने जमाने का। ये डीजे के जमाने से डिबेटिंग करता था, एनईडी के सर्कल में डिबेटिंग करता था, सिंध लेवल के ऊपर डिबेटिंग करी है, इसने पाकिस्तान लेवल पे डिबेटिंग करी है, और आज ये जजेस बनता है डिफरेंट कंपटीशंस के अंदर। तो वन ऑफ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। तो मैं इसकी एग्जांपल आपको इसलिए शेयर कर रहा हूं कि देखो इसका इसका पैशन था सिविल इंजीनियरिंग। इसने 4 साल पढ़ा सिविल इंजीनियरिंग, कहता है राशिम किक नहीं मिल रही। उसके बाद इसने अपने चौथे साल से साथ साथ अपने डेटा साइंस के कोर्सेज कर रहा था, चीजों की साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज कर रहा था, अपनी ऑनलाइन एफिलिएशन ले रहा था। तो भाई कंप्यूटर की फील्ड में जाने के लिए तो आपको डिग्री भी होने की जरूरत नहीं होती वैसे तो, मगर अगेन डिग्री एक लाजमी तौर पे कंप्लीट होनी चाहिए, ताकि आप कल को जब कहीं बाहर जाओ तो उसका बड़ा फायदा होता है। कहने का मकसद क्या है? कहने का देखो सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूं, मैं सारी बातें इसलिए कर रहा हूं कि आपको ये बात गाइड कर सकूं कि यार अगर कंप्यूटर में आपका एडमिशन नहीं होता ना भाई, इसमें जिंदगी एंड नहीं हो जाएगी, जिंदगी इससे बहुत बड़ी है। आप अपने किसी और फील्ड में जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसके ऊपर जाओ। अच्छा मैं एक और चीज यहाँ पे गाइड कर देता हूँ कि भाई देखो जैसे आप इसके अंदर सबसे जितनी भी फील्ड यहाँ पे गिवन है ना, उन सबको इंडिविजुअली बैठ के सर्च करो। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी ये बता दिया है कि एनईटी के अंदर डेटा साइंसेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, गेमिंग एंड एनिमेशन, ये सारी की सारी मर्ज कर दी है बीसीआईटी के अंदर। तो जाहिर सी बात है बीसीआईटी का मेरिट इस दफा थोड़ा कम होगा, 80 तक भी आ सकता है, 79 पे मुश्किल है, 80 तक तो आ जाएगा, सही है ना। अच्छा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ो। अगर आपका कंप्यूटर में नहीं होता तो मैं तो रिकमेंड करूंगा हमेशा बच्चे को इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर जाए। अच्छा मैं बाकी जो बच्चे हैं ना, बाकी जो बोर्ड्स वाले हैं, उनकी मेरिट लिस्ट पे भी शेयर करूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं, मुझे याद है वो। अच्छा अगर कंप्यूटर्स में नहीं होता तो इलेक्ट्रिकल के अंदर जाओ, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जाओ, इनके बारे में पढ़ो, ये कैसी फील्ड्स हैं, किस तरीके की फील्ड्स हैं, पावर जनरेशन सिस्टम। और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स करने के बाद आप आराम से सीएस साइड पे जा सकते हो। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो कि नॉर्मली ये काम करते हैं, और ये बहुत नॉर्मल सी बात है। इनफैक्ट फास्ट तो करवा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, फास्ट की इलेक्ट्रिकल मेजर है कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर, फास्ट की इलेक्ट्रिकल मेजर ही उसके ऊपर है कंप्यूटर के ऊपर। तो भाई एनईटी से इलेक्ट्रिकल कर लो और उसके बाद सीएस साइड को अपनी इंटर्नशिप करो, साथ साथ बैठ के कोर्सेज करते रहो, बैठ के भाई ऑनलाइन बैठ के कोर्सेज करो, सारी चीजें अवेलेबल है ऑनलाइन, सही है ना। इसी तरीके से मैकेनिकल कर रहे हो आप, मैकेनिकल करो, मैकेनिकल के बारे में पढ़ो, मैकेनिकल की जॉब्स कैसी होती है, मैकेनिकल की फील्ड वर्क कैसा होता है, मैकेनिकल में क्या होता है। अच्छा अक्सर एक क्वेश्चन मेरे पास आता है कि सर क्या लड़कियों को मैकेनिकल करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ लाजमी तौर पे करनी चाहिए। देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको शौक है ना इस फील्ड का, आप लाजमी तौर के ऊपर जाओ। और रिसेंट ईयर्स के अंदर एनईटी के अंदर बहुत सारी मैकेनिकल के अंदर लड़कियां जा रही हैं, और अच्छी बात है भी जाना। आपने इस टैबू को ब्रेक करना है, बहुत अच्छी चीज है भी, मैकेनिकल के अंदर आप जा रहे हैं, बिल्कुल जाएं। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, इसको नॉर्मली लोग मैकेनिकल की सब फील्ड कहते हैं, बट इट्स नॉट द सब फील्ड ऑफ मैकेनिकल, इट इज टोटली एंटायरली डिफरेंट फील्ड। इसके अंदर मैकेनिकल और मैनेजमेंट साइंसेज का मिक्सचर होता है। बाय द वे एक बड़ी अच्छी फील्ड जो मुझे बड़ी पसंद है, अक्सर लोग उसकी बात नहीं करते, ये मैनेजमेंट साइंसेज है। मैं बता रहा हूँ मुझे ये बहुत पसंद है। लोगों के पास अकल नहीं है, वरना इसका मेरिट 90 होना चाहिए था, लोगों के पास अकल नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर आपको बिजनेस का शौक है ना, आपको सप्लाई चेन का शौक है, तो यार अगर तो आपको हार्ड कोर इंजीनियरिंग पढ़नी है तो मैं तो कहूंगा आईएम जाओ, मैं तो कहूंगा आईएम जाओ। अगर आपको बिजनेस भी पढ़ना है, मैनेजमेंट भी पढ़नी है और इंजीनियरिंग भी पढ़नी है, उसके लिए इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग बेस्ट है। बट अगर आपको सिर्फ बिजनेस पढ़ना है, सिर्फ आपको इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से मैनेजमेंट पढ़नी है, उसके लिए मैनेजमेंट साइंसेज से अच्छी कोई फील्ड नहीं है। केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ो, केमिकल इंजीनियरिंग की अच्छी जॉब्स हैं। आपके पास ऑपरेशनल फील्ड्स के ऊपर भी बहुत सारी होती हैं, किस तरीके से केमिकल इंजीनियर बॉयलर्स को देख रहा होता है, क्या इसकी जॉब्स आ रही हैं, क्या इसकी चीजें आ रही हैं। कंप्यूटेशनल फाइनेंस क्या है भाई? कंप्यूटेशनल फाइनेंस अक्सर लोगों का ख्याल होता है कंप्यूटर की फील्ड है, बेटा कंप्यूटेशनल फाइनेंस कंप्यूटर की फील्ड नहीं है। कंप्यूटेशनल फाइनेंस कंप्यूटर और फाइनेंस का मिक्सचर है। इसके अंदर फाइनेंस के टूल्स और कंप्यूटर के टूल्स इंटीग्रेशन आपको सिखाई जा रही होती है, सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। मगर ये प्रॉपर कंप्यूटर इंजीनियर्स की फील्ड नहीं है ना, इसमें डायरेक्टली कोई प्रॉपर कोडिंग की फील्ड है। हाँ उससे लिंक जरूर कर रही है कंप्यूटेशनल फाइनेंस। तो अगर आप चाहो तो इसमें एडमिशन ले सकते हो, बीएससीएफ है ये। तो भाई इसके अंदर फायदा क्या होगा कि आपके पास कंप्यूटर की बेसिक्स, आपका बैकग्राउंड रह रहा होगा, तो ये जाहिर सी
बात है मास्टर्स करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी आपके लिए, सही है? तो कंप्यूटेशनल फाइनेंस एक अच्छी फील्ड है। टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इज ऑल्सो दी सब फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर, तो आप बिल्कुल इसमें जा सकते हो। सिविल इंजीनियरिंग अलग एक बादशाह फील्ड है, तो भाई अगर शौक है सिविल इंजीनियरिंग का तो लाजमी जाओ। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग बहुत अच्छी फील्ड है, इसका बहुत स्कोप है, पाकिस्तान तो है टेक्सटाइल है, हर जगह आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मिलेंगी आपको बेतहाशा, तो टेक्सटाइल बेहतरीन है। फूड इंजीनियरिंग मुझे बड़ी मजे की लगती है फील्ड, टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे नजदीक बड़ी यूनिक फील्ड है फूड इंजीनियरिंग। इसमें खाना पकाना नहीं सिखाते बेटा, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर प्रॉपर्ली पूरी साइंस है। अच्छा, इसकी जॉब्स कहां पर है, फूड इंजीनियरिंग की सारी जॉब्स फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स के अंदर भी हैं। जितनी भी आपके पास बड़ी बड़ी ये मसालों के ब्रांड्स आ रहे हैं, नेशनल हो गया, शान हो गया, जो एफएमसीजी कहलाता है, इसका नाम होता है एफएमसीजी सेक्टर। कल को जाके पढ़ोगे ना सप्लाई चेन में, मुझे बाद में दुआएं देना कि सर हाशिम ने सप्लाई चेन भी हमें पढ़ाई थी, सही है ना? तो आई कैन बी योर सप्लाई चेन ट्रेनर एज वेल। सो एफएमसीजी सेक्टर होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड सेक्टर, तो वहां पे फूड इंजीनियरिंग का बहुत काम आ रहा होता है। आर्किटेक्चर की अगेन एक बेतहाशा बेहतरीन फील्ड है। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग हो गई, पेट्रोलियम का अगेन बहुत स्कोप है भाई, पाकिस्तान में भी है और पाकिस्तान से ज्यादा यूएस से और अमेरिका में बहुत है। वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड, वो उसको अभी बैठी हुई है मल्टीनेशनल के ऊपर और पेट्रोलियम के ऊपर वर्किंग कर रही है बड़े अच्छे तरीके से। तो भाई पेट्रोलियम के ऊपर देखो अगेन, जॉब आपके नसीब के ऊपर है, रिस्क आपके नसीब के ऊपर है, जॉब आप पे डिपेंड करती है आप किस तरीके से जॉब को हासिल करोगे। भाई इंटरव्यू तुम्हारे घर पे नहीं आएगा कि तुम्हें उसकी जॉब चाहिए। भाई इंटरव्यू जब अपने पास, अगर मैं भी आज एक पोस्ट लगाऊं ना, मुझे जॉब देनी है बच्चों को, मेरे पास लाखों बच्चा आ जाएगा जॉब हासिल करने के लिए। ये आप पे डिपेंड करता है कि यार आप किस तरीके से उसको लेकर चल रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको जॉब चाहिए नहीं चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है कि यार आप किस तरीके से जॉब को हासिल करोगे। अगर कोई बड़ी एमएनसी कंपनी, अक्सर लोगों को पता नहीं क्यों गलत फहमी होती है कि भाई एमएनसी उनके घर पे आके उनको जॉब देगी, यानी कि मल्टीनेशनल सेक्टर। भाई एमएनसी आपके घर पे आके थोड़ी आपको जॉब देगी। अगर एमएनसी अपनी जॉब की डिस्क्रिप्शन निकालती है ना, तो बेटा हजारों बंदा अप्लाई करता है। सर सैयद का बच्चा भी अप्लाई करेगा, नस का बच्चा भी अप्लाई करेगा, जीआईके का भी बच्चा अप्लाई करेगा, फास्ट का बच्चा भी अप्लाई करेगा, लम्स का बच्चा भी अप्लाई करेगा, जेबिस का बच्चा भी अप्लाई करेगा, डीजी सुपा का बच्चा भी अप्लाई करेगा। ये तो मैंने मोटी मोटी यूनिवर्सिटीज का नाम लिया है, इसके अलावा बेतहाशा और यूनिवर्सिटीज है, एयर यूनिवर्सिटी भी है, आईएसटी भी है, कॉमसेट्स भी है। तो भाई हर यूनिवर्सिटी का बच्चा अप्लाई करेगा, तो आपको जॉब क्यों मिलेगी? तो भाई जॉब आपको उस वक्त मिलती है जब आपकी सीवी बहुत अच्छी हो। लोगों को बेसिक सीवी लिखनी नहीं आती, लोगों को ईमेल करना नहीं आती। आप कहते हो कि मैकेनिकल का स्कोप नहीं है, अरे मैकेनिकल का स्कोप है बेटा, तुम्हारा स्कोप नहीं है। तो ये चीज जहन में रखिएगा कि भाई जो भी फील्ड आप पढ़ रहे हो उसको ईमानदारी से, दयानतदारी से पढ़ो। मैं आपको गारंटी देता हूं कि बेटा उसके अंदर आपको इजीली जॉब मिलेगी, मेरी आपको गारंटी है। अगर ना मिले ना तो फिर आप मुझसे कहिएगा। यार मैं तो खुद एक इंजीनियर हूं, मैंने अच्छा, एक मेरे पास बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट आया रिसेंटली, आई वाज चेकिंग माय यूट्यूब कमेंट सेक्शन। वहां पे एक बच्चे ने कमेंट करा, और कमेंट ये करा कि सर इट रियली हर्ट टू सी दैट अ इंजीनियर लाइक यू इज वर्किंग ऑन यूट्यूब एंड नॉट गोइंग इन द प्रोफेशनल जॉब। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने उसको नीचे बड़ा सा एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा, बेटा मैं दुनिया की जो है ना तीसरी बड़ी फार्मास्यूटिकल सेक्टर के साथ एंगेज रहा हूँ, तो बच्चा मुझ पे अफसोस ना करो, मैं अपनी मर्जी से अपना काम कर रहा हूँ, तो ये मेरा बिजनेस है, सही है ना? ये मैं अपनी मर्जी से, अपने पैशन है मेरा पढ़ाना, तो मैं उस पैशन को फॉलो अप कर रहा हूँ। मेरा पैशन पढ़ना पढ़ाना दोनों है, तो मैं उसको फॉलो अप कर रहा हूँ भाई। तो कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये कि भाई मैं आपको छोटी छोटी बातें इसलिए बताता हूँ मोटिवेट हो सकूं। भाई ये चीजें बड़ी जरूरी होती हैं, लोग बताते नहीं है, लोग अपने पर छुपा के रखते हैं। भाई छुपाने का क्या फायदा है? तालीम को अपने पर रख के छुड़ाने की नीड नहीं होती भाई, तालीम बांटने की चीज है। तालीम को बांटो, खैर है यार, हमने तो पूरी पूरी एप्टीट्यूड फ्री में बांट दी यूट्यूब के ऊपर, जिसको कवर करना है करो, बेतहाशा बच्चे ने कवर अप करा है। अच्छा, सिमिलरली कहने का मकसद क्या, देखो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है, फिर अर्बन इंजीनियरिंग है, फिर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग आ रही है। देखो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इज ऑल्सो वेरी गुड। बायोमेडिकल के अंदर क्या होता है भैया, आपके पास सिंपल तरीके से बायोमेडिकल के अंदर ये एमबीबीएस और इंजीनियरिंग का मिक्सचर है। इसके अंदर एंटोमी शंटोमी भी पढ़ाई जाती है भैया। तो बायोमेडिकल जो इंजीनियरिंग के बच्चे सेलेक्ट करते हैं, अच्छी फील्ड है। और हॉस्पिटल्स के अंदर जो आपके पास जितनी भी इक्विपमेंट होते हैं उन सबके ऊपर काम आ रहा होता है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर इसकी बड़ी स्कोप है। देन मटेरियल इंजीनियरिंग आ गई। मटेरियल इंजीनियरिंग अगेन मैकेनिकल की सब फील्ड है, अच्छी फील्ड है मैकेनिकल की। आपके पास मटेरियल्स को स्टडी करना, और पाकिस्तान से बाहर, और पाकिस्तान में इसका स्कोप काफी है। पाकिस्तान से बाहर वैसे बहुत ज्यादा इसका स्कोप है, अमेरिका वगैरह के अंदर स्पेसिफिकली इसका बहुत स्कोप है। मटेरियल्स का भी और मेटलर्जी का भी बहुत स्कोप है अमेरिका वगैरह के अंदर, क्योंकि यार वहां पे जहां पे भी प्रोडक्शन फैसिलिटी ज्यादा होती है वहां पे बहुत काम होता है। पाकिस्तान में भी स्कोप है आईएमसी वगैरह के अंदर, इंडस मोटर कंपनी वगैरह के अंदर। अच्छा, सिमिलरली देन पेट्रोलियम के, अच्छा पेट्रोलियम की सब फील्ड होती है पॉलीमर एंड पेट्रोकेमिकल। अगेन अगर पेट्रोलियम में नहीं हो रहा और आपको उसमें जाने का शौक था, तो इंजीनियरिंग की फील्ड है। देखो अगेन मैं एक बात रिकमेंड करूंगा आपको, अगर एनईडी में सिर्फ दाखिल होना है ना, तो उसके लिए आप कोई भी इंजीनियरिंग की फील्ड ले लो। साथ साथ बैठ के फ्रीलांसिंग करो, साथ साथ बैठ के पैसे कमाओ, साथ साथ बैठ के अर्निंग करो, साथ साथ बैठ के स्किल्स को लर्न करो। देखो स्किल्स को सीखना बहुत जरूरी है, जब तक आप स्किल्स को नहीं सीखोगे ना, आप कुछ भी जिंदगी में काम नहीं कर सकते। क्लियर है बेटा? इसके अलावा देखो अप्लाइड फिजिक्स एक बहुत अच्छी फील्ड है। डेवलपमेंट स्टडीज के एक अच्छी फील्ड है। ये आर्किटेक्चर से थोड़ी लिंक फील्ड है। इकोनॉमिक एंड फाइनेंस एक अच्छी फील्ड है कि भाई अगर आपको इकोनॉमिक एंड फाइनेंस, आपको फाइनेंस का पढ़ना है, तो उसको इकोनॉमिक फाइनेंस अच्छी है। इंग्लिश लिंग्विस्टिक बहुत अच्छी है भाई। इंग्लिश लिंग्विस्टिक को लोग छोड़ देते हैं, तो मैं अक्सर कहता हूँ इंग्लिश लिंग्विस्टिक अच्छी फील्ड है। अगर आपको कल को एचआर साइड पे अपना कैरियर बनाना है ना, या आपको मैनेजमेंट साइड पे कैरियर बनाना है, तो इसके लिए इंग्लिश लिंग्विस्टिक बहुत अच्छी फील्ड है। अच्छा, इसके अंदर भी अगेन ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश पढ़ाई जाएगी भाई, इसके अंदर बहुत
ब्रॉडर व्यू होता है इसका। अगर आप आपके पास प्रोस्पेक्टस गिवन है, इसमें आप कोर्स को पढ़ोगे ना, बहुत ब्रॉडर व्यू होता है। आपको साइकोलॉजी के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे होते हैं, इंसान की साइको कैसे वर्क कर रही है उसके सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, मैथ्स के सब्जेक्ट्स है भाई, कैलकुलस के सब्जेक्ट इसमें अंदर भी मौजूद होंगे। तो वो जो कैलकुलस से इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से भाग रहे होते हैं, इसमें भी आ रही है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आपके पास आ रही है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बहुत अच्छी फील्ड है। आई रिमेंबर आई मेट वंडरफुल पीपल इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स फ्रॉम द इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जो भी मेरी कॉर्पोरेट सेक्टर की लाइफ थी ना, उसमें मैंने 2 फार्मास के अंदर काम किया है, पाकिस्तान की टॉप के दोनों फार्मास के अंदर, दुनिया के टॉप के फार्मास के ऊपर। तो उसके अंदर मुझे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बहुत लोग मिले वहां पे हमेशा जिंदगी के अंदर। तो आईसी का स्कोप बहुत वाइडर होता है। आईसी का स्कोप आपके पास जो आपकी एफएमसीजी सेक्टर है, जो फूड सेक्टर है वहां पे भी होता है। इसके अलावा जो आपका फार्मा सेक्टर है वहां पर भी होता है। टेक्सटाइल साइंसेज बहुत अच्छी फील्ड है। टेक्सटाइल साइंसेज बेसिकली आपके पास क्या है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट साइंसेज का मिक्सचर है। यानी कि आप टेक्सटाइल को बिजनेस के अंदाज में पढ़ोगे। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग तो आपके पास अगेन मैकेनिकल की सब डोमेन आ गई ना, टेक्सटाइल को बहुत डिटेल में पढ़ना है, इंजीनियरिंग साइड की आ रही है। मगर टेक्सटाइल साइंसेज के अंदर क्या है कि टेक्सटाइल इंजीनियरिंग यानी कि टेक्सटाइल और साथ में मैनेजमेंट, इन दोनों को कंबाइन करके पढ़ाया जाता है। इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग है थर्ड कैंपस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है थर्ड कैंपस के ऊपर। तो भैया मैंने आपको तमाम की तमाम फील्ड थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दी कि कौन सी फील्ड कैसे वर्क कर रही होती है, क्या इसका स्कोप होता है। इसके अलावा मेरी एक वेबसाइट थी एनईटी एडमिशन की, उसके ऊपर आपको तमाम फील्ड्स का जो है ना डिटेल के अंदर डिस्क्रिप्शन में वो भी मिल जाएगा, मैं उसको डाल दूंगा मैं। उसके अंदर आपको हर फील्ड का स्कोप भी पता चल जाएगा। अच्छा, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। सर बाकी बाकी डिपार्टमेंट्स की मेरिट लिस्ट भी तो शेयर करें ना सर, वो हमारी ए लेवल्स वालों की मेरिट लिस्ट भी बताएं तो मजा आएगा। सर वो कराची बोर्ड की तो बता दी आपने सर, सक्कर बोर्ड की भी बताएं। तो आइए मैं आपको एक खजाना दिखाता हूँ। भाई अगर आपको बाकी बोर्ड्स की मेरिट लिस्ट देखनी है ना, आप सिंपल तरीके से यहां पर आओगे। आप यहां पर आने के बाद लिखो एनईडी 2023, एनईडी 2023 ए लेवल्स, ए लेवल्स मेरिट लिस्ट। सिंपल आप इसको यहाँ पे एस तरीके से टाइप कर दो। टाइप करना आता है ना बेटा सबको, टाइप कर दोगे। जब आप इसको टाइप कर दोगे ना, देखो ये आपके पास ओपन हो जाएगा बोर्ड वाइज रिपोर्ट। इस वेबसाइट को अपने पास सेव कर लो। अब देखो इसको पढ़ना कैसे है। आप में से जितने बच्चे मुझसे पुराने ईयर की मेरिट लिस्ट मांग रहे थे ना, उनके लिए मैं आप शेयर कर रहा हूँ। अब देखो इसके अंदर हर किस्म हर कैटेगरी की जो है ना मेरिट लिस्ट गिवन है। यानी कि जो लास्ट टाइम की मेरिट लिस्ट और इंटरव्यू की सीट्स की लिस्ट आई थी ना, उसके मुताबिक है ये पूरा। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैं हैदराबाद बोर्ड की रेगुलर की सीट को ओपन कर लिया। हैदराबाद बोर्ड की सीट देखो। अब देखो ये सीट पढ़ते कैसे हैं इसको। ये जो आपके पास मैंने हैदराबाद बोर्ड की कॉल लिस्ट ओपन करी है ना, इसका मतलब क्या है कि भाई ये प्रोविजनल कॉल लिस्ट आ रही है। यानी कि इन बच्चों को एंटर बुलाया है। कितने बच्चों को बुलाया है? शुरू के खाली 36 बच्चों को बुलाया है। शुरू के खाली 36 बच्चों को बुलाया है। तो आप यहां से मेरिट देख लो। यानी कि जिन बच्चों का जो लास्ट बच्चा है ना 78 वाला, यानी कि अगर हैदराबाद बोर्ड से आप बिलोंग करते हो, तो अगर आपका 78.4 से अबव का मेरिट आ रहा है, तो इसका मतलब आपको एनईडी में कोई ना कोई फील्ड मिल सकेगी। अच्छा सर कंप्यूटर कितने पे क्लोज हुई होगी हैदराबाद बोर्ड पे? तो उसका तरीकेकार क्या है कि आप वापस यहां पर आओगे। आप पहले हैदराबाद बोर्ड की सीट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जाओ और चेक करो हैदराबाद बोर्ड में कंप्यूटर की सीट्स कितनी है। तो भाई मैं आ गया यहाँ पे हैदराबाद बोर्ड, हैदराबाद बोर्ड। हैदराबाद बोर्ड के अंदर देखो भैया कंप्यूटर की, ओ भैया जी कंप्यूटर की 2 सीट्स हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कितनी सीट्स हैं? एक है। और सीएस की कितनी सीट्स हैं? एक है। यानी कि टोटल 4 सीट्स बन गई। तो यानी कि शुरू के जो 4 बच्चे होंगे ना, यानी कि शुरू के तकरीबन 4 या 5 बच्चों के ऊपर ये सीटें मुक गई होंगी, अगर तुम चारों ने यही उठाई होगी। अदरवाइज हो सकता है शुरू 5वें बच्चे तक चली गई होगी। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मजीद समझाता हूँ। लेट सपोज कोई बच्चा ए लेवल्स बैकग्राउंड का है। हाँ भाई मेरे ए लेवल्स के शागिर्द हूँ, कमेंट सेक्शन में बताना बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। लेट सपोज R4 ए कहाँ है यार, R4 ये रहा। ए लेवल्स प्री इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस। कोई बच्चा हमारे ए लेवल्स के बैकग्राउंड का बच्चा अगर आ रहा है ना, ए लेवल्स बैकग्राउंड का बच्चा। अब देखो ए लेवल्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स का जो इन्होंने कॉल लिस्ट निकाली है ना, उसके अंदर देखो क्या कहा है। तो शुरू के 132 बच्चों को खाली बुलाया है। यानी कि जो लास्ट मेरिट था ए लेवल्स वालों का वो 81.5 था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए लेवल्स के ऊपर जो पहली कॉल लिस्ट आई थी, उसके अंदर जो लास्ट बच्चे का जो कॉल हुई है, इंटरव्यू हुआ है, वो 81.45 के ऊपर अवेलेबल था। इससे आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा देखो एग्जैक्ट आपको ये तो पता नहीं चलेगा कि कौन सी फील्ड किसके ऊपर मिली थी, मगर आपको डायरेक्टली अंदाजा हो गया कि इन्होंने सिर्फ 132, क्योंकि देखो सीट्स ही कितनी अवेलेबल थी आपके पास। ए लेवल्स कहाँ गया? ए लेवल्स ये रहा। अच्छा इस साल तो वैसे भी ए लेवल्स की सीट्स कम हो गई हैं, तो अब तो खाली 120 बच्चों का खाली नाम आएगा, 130 का अच्छा नाम आएगा। तो अब देखो ए लेवल से सिर्फ 120 बच्चों को नाम आएगा पहली कॉल लिस्ट के ऊपर। तो ये आखिरी बच्चा जिसको ए लेवल्स के ऊपर कॉल किया गया था ना, वो 81.45 के मेरिट के ऊपर था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि बेटा इसको सबसे एंड की फील्ड को मिली होगी, अगर तो इसने सेलेक्ट करी होगी, सही है ना? और अगर ये बच्चा लेफ्ट आउट करेगा, तो ये फॉलोइंग कैंडिडेट्स विल बी कंसीडर ऑन सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी ओनली। यानी कि ये वाले बच्चों को रेगुलर पे कुछ नहीं मिलेगा। ये सिर्फ वो बच्चे हैं जिनको सेल्फ में मिलेगा। अच्छा
एक क्वेश्चन मेरे पास और भी आया था कि सर अगर मैंने सेल्फ की सीट भरी हुई ना हो, सेल्फ के पैसे ना भरे हुए हूँ और मैंने सिर्फ रेगुलर के पैसे भरे हुए हूँ और मैं एनईडी में एडमिशन के लिए जाऊँ, वहां पे सेल्फ की सीट सेलेक्ट कर सकता हूँ? बेटा नहीं सेलेक्ट कर सकते ना, वो आपकी सीट ही नहीं है, आपने पैसे नहीं भरे उसके। तो भाई ये देखो, सिर्फ शुरू के जो आपके पास 81.45 वाले, जो 81.5 तक के बच्चे हैं, सिर्फ उन बच्चों को एनईडी ने कॉल अप करा है। किसके लिए? एनईडी ने उन्हें कॉल करा था अपने पास इंटरव्यू के लिए। वाइल ऑन दी अदर हैंड, उससे नीचे के जितने बच्चे हमारे पास अवेलेबल हैं, वो सारे के सारे कौन से हैं? वो सारे के सारे हमारे पास आ रहे हैं, अल्लाह भला करे, सिर्फ सेल्फ फाइनेंस के बच्चे, उनको एडमिशन मिलेगा। तो आप इसको खुद से चेक कर लो किस तरीके से, कि देखो सेल्फ के ऊपर हमारे पास, अब देखो एनईडी के अंदर ये ए लेवल की कितनी सीट्स थी? 10 सीट्स हैं कंप्यूटर के अंदर, 7 सीट्स हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर, और 2 सीट्स आ रही हैं सीएस के अंदर। तो ये आपके पास टोटल 19 सीट्स बन गई। यानी कि शुरू के जो 19 बच्चे होंगे ना, तो आपके जो मेरिट लिस्ट आएगी, आपको अंदाजा खुद ही हो जाएगा। शुरू के जो 19 बच्चे हैं ना, उनका कंप्यूटर में कंफर्म है, उसके बाद वालों का कंफर्म नहीं होगा कंप्यूटर के ऊपर। तो ये बेसिक चीज है, ये आपको ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके से हमारी फनकारी बेसिकली चल रही होती है। तो इस तरीके से आप इस वेबसाइट के ऊपर जब जाओगे ना, ये पूरी वेबसाइट गिवन है, आपने कुछ भी नहीं करना है, एनईडी के मेन पोर्टल के ऊपर सारी चीजें गिवन है बेटा। तो आप जब जाओगे ना, आपको हर कैटेगरी की, हर पर्टिकुलर बोर्ड की सीट्स मिल जाएंगी, आप उसको चेक कर सकते हो। ए लेवल प्री मेडिकल, ए लेवल सेल्फ फाइनेंस, ए लेवल स्पॉन्सर, हैदराबाद सक्कर है, मीरपुर खास सक्कर, लड़काना नवाब शाह, रियल सन्स एंड डॉटर ऑफ द नॉन टीचिंग स्टाफ एंड सो ऑन। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे गिवन है। तो आपने इस चीज के ऊपर वर्किंग करनी है इस चीज के ऊपर, तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। यहाँ से आप खुद एक अंदाजा लगा सकते हो कि भाई क्या मेरिट लिस्ट होगी आपके स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की। तो सिमिलरली बस यहीं पे मैं क्लास को एंड करूंगा। मैंने इतनी लंबी आप लोगों से बात करी, अपना हर किस्म का तज्जिया आपसे शेयर करा, अपने कॉर्पोरेट सेक्टर को आप लोगों को तो शेयर करा। मैं आपसे बस दो बातें कहूंगा बेटा, अगर मेरिट कम है, आपका परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी यूनिवर्सिटीज का भी मत सोचो। अगर तो टेस्ट फेल कर दिया ना, तब ऑब्वियसली शख्सियत का सोच सकते हो, आप बहरिया का सोच सकते हो, आप दाऊद का सोच सकते हो, आप कराची यूनिवर्सिटी का सोच सकते हो, या फिर आप किसी और यूनिवर्सिटी का सोच सकते हो, फास्ट वगैरह के अंदर ट्राई भी कर रहे हो आप। मगर अगर तो आपका मेरिट कम है ना, तो स्टिल यू आर इन द गेम। एनईडी विजिट करो, ओपन डे विजिट करो, लोगों से मिलो, लोगों को देखो, लोग कैसे होते हैं। लाजमी तौर पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ऊपर जाओ, आईएम जाओ, सॉफ्टवेयर जाओ, मैकेनिकल जाओ, एनईडी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ऊपर जाओ, देखो किस तरीके की चीजें वर्क करती हैं। और अगर आपका मेरिट कम है, 60 बिलो है, 70 बिलो है, और आपको अगर आपका डाई हार्ट पैशन ही है ना, अगर आपका डाई हार्ट पैशन ही यही है कि भाई सिंपल तरीके से आपने जाना ही जाना है कि आपको कंप्यूटर के अंदर, तो फिर तो ठीक है, आप दूसरी यूनिवर्सिटी देख लो। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे पर्टिकुलरली कंप्यूटर के अलावा कहीं जाना ही नहीं है, मुझे कंप्यूटर के अलावा सिर्फ कंप्यूटर ही मेरा आखिरी सहारा है, मैंने इतनी सारी बातें सिर्फ इसलिए आपको करी है समझाने के लिए कि भी कंप्यूटर के अलावा भी जिंदगी में बहुत चीजें रखी हुई हैं। अपने स्कोप के ऊपर जाओ, अपने इंटरेस्ट के ऊपर जाओ, हमेशा कामयाब रहोगे, हमेशा खुश रहोगे। सही है ना बेटा? तो ये चंद बातें बस जहन में रखिएगा, इन चीजों को हमेशा अपने जहन में रखें। और बस मैं दो बातें आपसे कहूंगा कि भाई अगर नंबर कम आए हुए हैं, तो आप बिल्कुल स्कूटिंग के ऊपर जाओ, और स्कूटिंग का प्रोसीजर मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करा था। इसके अलावा बस सिंपल तरीके से दाऊद यूनिवर्सिटी और कराची यूनिवर्सिटी का बैच स्टार्ट हो रहा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। यहीं पे इस क्लास को एंड करूंगा, उम्मीद के साथ कि आप जाएं, जैसे खैरियत से होंगे, मुझे बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम साइनिंग ऑफ।